I will request every participant, please mute yourself so that there must not be any problem. Am I audible to everyone? Please. Yes, Amachal, you are audible. Okay, thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ का दूध डाले बेहतरीन परवरिश की बुनियाद और फराहम करे बच्चे को सेहत और खुशी। शी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से माह अगस्त 2023 के वेबिनार के साथ एक दफा फिर शी फार्मेसी अपनी फाउंडर जो कि मैं हूं अमत अजीज के साथ आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम का आगाज बाकायदा तिलावत कुरान से करते हैं। أعوذ بالله من الشैतान الरजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. माशाअल्लाह, अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शी फार्मेसी पाकिस्तान का पहला खवातीन फार्मासिस्ट पर मबनी हेल्थ केयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि अपनी कम्युनिटी को घर पर रहकर हेल्थ केयर की सहूलत फराहम कर रहा है। शी फार्मेसी प्रोफेशनल अंदाज में खवातीन को बाइख्तियार बनाने का अज़म रखता है और हमारा मोटिव है कि खवातीन की सेहत के साथ साथ सेहत पर ना सिर्फ बात की जाए
बल्कि लोगों को मुस्तंद और बेहतरीन माहिरीन के साथ लिंक भी करवाया जाए। हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज में घर पर 24/7 घर पर दवाएं पहुंचाना, ओपीडी की सर्विसेज थ्रू बेहतरीन कंसल्टेशन और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मासिस्ट शामिल है। इसके अलावा हम हर महीने फरवरी से हर महीने कम्युनिटी अवेयरनेस और एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आगाही और मालूमाती आम के प्रोग्राम हर महीने कंडक्ट किए जाते हैं। हमारे अपकमिंग प्रोग्राम्स के अंदर लाइव वेबिनार जो कि नेक्स्ट मंथ कंडक्ट किया जाएगा, आर्ट ऑफ कोलैबोरेटिव प्रिस्क्रिप्शन रिव्यू फॉर इम्प्रूव्ड केयर। इसका मतलब ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शंस आपके साथ पास मौजूद हैं, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और नर्सिस, उनमें कहाँ आपको किस तरह जो है वो सहूलत पहुंचा सकती हैं, आपको अपनी गाइडेंस दे सकती हैं। इस सिलसिले में जो है वो नेक्स्ट मंथ एक वेबिनार कंडक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा 25 सितंबर को ग्लोबली तौर पर वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाया जा रहा होता है। तो हमारा मोटिव है कि इंशाल्लाह हम जो है वो नेक्स्ट मंथ एक सेमिनार भी कंडक्ट करें जो कि सेम थीम के ऊपर होगा। हमारी गेस्ट स्पीकर हैं इस दफा डॉक्टर साइमा महमूद। डॉक्टर साइमा एसोसिएट प्रोफेसर हैं डाउ कॉलेज ऑफ फार्मेसी की। इसके अलावा ये हमारे साथ शी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे एसोसिएटेड हैं सिंस 4th वेबिनार, और एज पैनलिस्ट ये जो है वो हमारे साथ एज पैनलिस्ट हमारे साथ पार्टिसिपेंट को फैसिलिटेट कर रही होती हैं। तो मैं डॉक्टर साइमा महमूद से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा शी फार्मेसी के बारे में और इस मालूमात आगाही और मालूमाती आम प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इजहार करें। डॉक्टर साइमा महमूद, she has just joined us, so please wait for a while so that she can give her opinion about. Hello, Dr. Saima, can you listen to us? अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर साइमा। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी मैम, आप जो है वो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप शी फार्मेसी के बारे में थोड़ा सा और जो है आज के मालूमाती प्रोग्राम के बारे में जो है वो थोड़ा सा अपनी राय का इजहार करें। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जैसा कि कुछ मालूमात तो आपको ऑलरेडी होंगी, जो ब्रोशर के ज़रिए शी फार्मेसी एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ऐसा प्लेटफॉर्म आपको एक बूस्टर के तौर पर मिलेगा। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि ये कॉम्बिनेशन है एक बहुत हेल्दी एक्टिव फार्मासिस्ट का, और स्पेशल बात इसमें ये है कि ये आप ही की ताकत है, ये शी फार्मेसी है। ये तमाम जो एक्टिविस्ट हैं ये हमारी ख़वातीन हैं, यहाँ पर हेल्दी और एक्टिव ख़वातीन हैं, तो आप और हम इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो मैं इनकी फेवर इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ताल्लुक़ जो है बहुत क्लोज रहा। ये मेरी तालिब इल्मी में कुछ अर्सा रहे, लेकिन ये तमाम जो शुरुआत और ये तमाम जो इनकी कोशिशें हैं, ये इन सब की काविशों का नतीजा है कि आज हम इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। और इनके आपने मुहावरा तो सुना होगा, बादब बानसीब। इन्होंने ये इज्जत बख्शी कि जी हमें इस फोरम पर बात करने का वो मौका दे रहे हैं उस्तादों की रिस्पेक्ट में। तो बहरहाल मैं मैम आपकी आवाज अभी क्लियर हुई? जी हेलो, जी आप क्लियर हुई। वो शायद ये अच्छा, ये जो एक
रिक्वेस्ट की थी ना आपने उसके लिए वीडियो के हवाले से, ऑल्दो आई वाज रेडी, लेकिन ये इसमें स्पीकर का शायद मसला हो रहा है, No problem, तो ma'am. You can carry on. करके फिर बात करूंगी। No तो problem. मकसद ये है कि जी खवातीन किसी से कम नहीं है, चाहे वो घर में बैठे हों, चाहे वो किसी दफ्तर में बैठे हों, वो अपनी ज़हनी इस्तेदाद जो है वो एक मस्बत सोच के तहत वो इस्तेमाल करते हुए अपने आप को मनवा सकती हैं। और ये अपने आप को मनवाना कतन इसका मकसद ये नहीं है कि किसी के मुकाबले पर आकर खड़े होकर और हमने कोई अवार्ड वो ले लिया। अपने आप को मनवाना एक तरह से अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करना है कि अल्लाह ताला ने आपको एक बेहतरीन शख्सियत बनाया है। अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं, अल्लाह ताला ने जो आपको ये वस्फ दिया है एक खातून होने का, बहुत इज्जत बख्श दी है। तो उसको उसको सही तरह से इस्तेमाल करना, अपनी पूरी जिस्मानी सलाहियतें, पूरी ज़हनी सलाहियतें लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वक़्फ़ कर देना। तो ये मोटिव लेकर ये शी फार्मेसी काम कर रही है और उसके तहत ये एक्सपर्ट हैं फार्मेसी के, यानी अद्वियात के माहिर हैं। आपको जहाँ कहीं पर भी ज़रूरत हो अद्वियात की फराहमी के लिए आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ये जो इनकी फाउंडर हैं अमतुल अज़ीज़, और इनके जो हेल्पर्स हैं, जो इनके को फाउंडर्स हैं, इन सब से आप रब्ता कर सकते हैं। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो आपसे अपने फ़ोन नंबर और जो भी हैं वो रब्ते के जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपसे शेयर कर देंगे इंशाअल्लाह। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको घर बैठे अगर अद्वियात की फराहमी जो माहाना जैसे होती है, तो उसमें भी आपको फ़ायदेमंद वो देंगी, और मुख्तलिफ जो डे टू डे लाइफ के मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके सिलसिले में काउंसलिंग के सेशंस वो भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके फोरम पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, न्यूट्रिशनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट वो भी मौजूद हैं। तो आपको आज इस महंगाई के दौर में घर से उठकर कहीं और बाहर जाकर कहीं ख्वार होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप जस्ट ये जो क्लिक करके ऑनलाइन ये तमाम सहूलियात घर बैठे हासिल कर सकती हैं और इससे फ़ायदा उठा सकती हैं। ये तो था शी फार्मेसी के हवाले से थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड। मज़ीद तफ़सीलात आपको ये फाउंडर्स मज़ीद प्रोग्राम के दौरान भी बता देंगे। तो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मैं इनके साथ जुड़ी हूँ, तकरीबन 6 माह से ऊपर हो चुका। मुख्तलिफ फ़ोरम्स पर हम बात कर चुके हैं और बहुत कामयाबी के साथ ये ऐसे मौज़ू चुनती हैं जो कि हमारी ख़वातीन के लिए यूँ समझ लीजिए यहाँ पर या तो टैबू समझे जाते हैं कि उस पे बात ना की जाए, या फिर कुछ ऐसा होता है कि वो शर्म-ओ-हया के तहत बहुत ज़्यादा उसका तज़किरा नहीं कर पाती। तो कोई ऐसा फ़ोरम चाहिए कि जिस पे वो खुलकर अपने दिल की बात ऐसे अंदाज़ में कर सकें कि उनको सही रहनुमाई मिल सके उनके मसाइल की। ठीक है? तो आज हम ये लेकर आए हैं कि जी माँ का दूध जो है वो बच्चे की सेहत के लिए और माँ की अपनी सेहत के लिए भी कितना वो बेहतरीन है, और माँ और बच्चे की जो बॉन्डिंग है वो उसमें किस तरह से मददगार साबित होती है, और तो बेहतरीन ग़िज़ा है, तो उसके हवाले से इस पर हम बात करेंगे। तो अमतुल, आप ये चाहती हैं कि मैं इसमें मज़ीद कुछ बात करूँ, या जो भी डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं बार-बार वो जी, जी बारी-बारी मैम, उस अभी पैनल डिस्कशन स्टार्ट होगी तो इंशाल्लाह फिर हम उस दौरान कैरी ऑन करेंगे। जी मैम, ठीक आप हैं, आपके क्वेश्चंस वगैरह हैं ना उसके अंदर? ठीक है, तो अभी अभी मैं बात यहाँ पर रोक दूँ या मज़ीद कुछ बात कर सकती हूँ? मैम कर सकती हैं आप, कंप्लीट कर लें। ठीक है, उसमें ये कि मुख्तलिफ उसमें अवामिल हैं कि देखें जो भी सबसे पहला सवाल ये होता है, माँ का दूध उसकी उसकी अहमियत क्या है? उसके अल्टरनेट्स क्या हैं? और क्यों ज़रूरी है? मुख्तलिफ मसाइल हैं, हर लिहाज से ये सवालों के ज़रिए भी हमें ये बातें खुलकर ये एक्सपर्ट से सुनने को मिलेंगी। तो बोलने को तो हर एक्सपर्ट इन तमाम सवालों पर बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन मैं इस पे अपने आप को महदूद करूँगी कि जैसे-जैसे सवाल हो और उस तक हम बात पहुँचाएँ। तो उसमें बेहतरीन बात सिर्फ ये जो मैं शेयर करना चाहूँगी बच्चे के हवाले से, कि जब मुख्तलिफ जो रिसर्चेज़ हुई हैं, लेटेस्ट रिसर्चेज़, तो जैसा कि वेब एमडी एडिटोरियल कम्युनिटी में ये 2023 में एक डॉक्टर साहब हैं,
उन्होंने ये मेंशन किया और उसमें पूरी डिटेल आई है कि किस किस अंदाज में ये जो माँ का दूध है ना सिर्फ ये बच्चे की सेहत के लिए बेहतरीन है बल्कि ओवरऑल माँ की सेहत पर भी इसके बहुत अच्छे असरात मुरतब होते हैं। यानी ये ऐसे ही अल्लाह ताला ने इसको फर्ज नहीं करार दे दिया, फर्ज इन अ सेंस कि जी फजीलत के तौर पर। ऑब्वियसली जहाँ कहीं अगर बीमारी का हिस्सा है या कहीं पर कोई तकलीफ है तो उसमें इस चीज को नहीं फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें माँ की सेहत और बच्चे की सेहत दोनों बहुत अहम है। उसमें जिस्मानी सेहत और जहनी सेहत, जहनी इस्तेदाद, उसकी मजबूती दोनों अहम है। उस पर मजीद रोशनी हमारी साइकोलॉजिस्ट इंशाल्लाह वो डालेंगे। अच्छा, फायदे के हवाले से एक और रिसर्चर हैं याह्या नूरी, उन्होंने भी एवरीडे हेल्थ साइंसेस में 2022 में जो है वो इस पे एक रिसर्च वो लिखी है और उनका कहना भी ये है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे की सेहत के साथ साथ माँ की सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है उस दौरान, ताकि बच्चे की पैदाइश के बाद जो वेट के मसाइल होते हैं वजन के, तो उसमें वो वापस नॉर्मल अपने वजन की तरफ आने में भी ये भी मददगार साबित होता है। इसके अलावा जो पोस्टपार्टम हेमरेज वगैरह जो है उसमें भी ये उसको भी कम करने में मददगार होता है। बच्चादानी के सिकुड़ने और उसको मामूल के साइज में लाने में मददगार होता है। और इसके अलावा मुख्तलिफ अंदाज में अगर ये मुख्तलिफ जो स्टेजेस हैं कि किस वक्त हम कोई सॉलिड डाइट उस पर ऐड कर सकते हैं, तो एटलीस्ट कुछ भी हो पहले 6 माह माँ का दूध, माँ का दूध, माँ का दूध, पहले 6 माह, ये नॉर्मल हालात में पहले 6 माह में माँ के दूध के अलावा कोई चीज ना दी जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसमें थोड़ी थोड़ी जो दूसरी नर्म ग़िज़ा या वो ग़िज़ा जो है वो ऐड की जा सकती है। वो डिपेंड करता है, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिला तो पैनल डिस्कशन के दौरान भी इसमें बात करूंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ जो है फार्मूला मिल्क, उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस के हवाले से भी सवाल उठते हैं। फिर ये सवाल भी आता है, सबसे बड़ी बात जो साइकोलॉजी के हवाले से भी डिस्कस होगा कि कई खवातीन वो फिगर के खराब होने की वजह से या वो एक ये ब्रेस्ट फीड करवाएंगे तो कई लोग ये समझते हैं कि शायद उनकी फिजिक खराब हो जाएगी। तो ये कुछ अरसा पहले, कुछ सालों पहले ये स्टेटस कॉन्शियस जो एक माइंडसेट था वो हमारे सोसाइटी में बहुत आम हो चुका था, जो कि बहुत गलत चलन की तरफ चल गया था। तो हमारे जो डॉक्टर हजरात हैं, तिब्बी माहिरीन और जो काउंसलर हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन्होंने इस पर बहुत काम किया और आहिस्ता आहिस्ता ये सब चीज़ें अवेयरनेस जो बढ़ी है और उससे ये बेहतरी आई है कि नहीं, माँ का दूध बच्चे और माँ दोनों की सेहत के लिए बेहतरीन है। उसके लिए मैं ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी कि हमारी जो PPA है, पाकिस्तान पीड्स एसोसिएशन, ये काफ़ी अरसे से बहुत एक्टिवली माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से काम कर रही है। तो कुछ ही माह पहले उन्होंने ये बिल पास करा लिया है ये मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं उससे कि इस बात पर हर जगह इस बात पर जोर दिया जाएगा कि पहली ग़िज़ा हो और इस बात को इंश्योर करवाया जाए कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लें कम से कम 2 से 2.5 साल जो माँ के दूध का पिलाने का जो दौरानिया है उस फजीलत को महसूस कर सकें और इस नेमत से फ़ायदा उठा सकें। और इसमें माँ की सेहत और बच्चे की सेहत दोनों ही अहम है और उसको बरकरार रखने के लिए जो जो तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए, तो पाकिस्तान ओवरऑल पाकिस्तान लेवल पर इस पर मुख्तलिफ फोरम्स पे सेमिनार्स और वर्कशॉप्स वो भी अरेंज किए जा रहे हैं। लेकिन बाकायदा तौर पर इतने अरसे के बाद पहली मरतबा इसको कानूनी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। तो फिर हम देखते हैं मजीद, अब पैनल डिस्कशन करेंगे, आपके सवालात ले लेंगे तो फिर मजीद बात होगी। बहुत शुक्रिया आपकी तवज्जो का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम का आगाज हम जो है वो एक प्रेजेंटेशन से करेंगे। Community awareness and education session by She Pharmacy, breastfeeding, nourishing bonds, health and happiness. माँ का दूध डाले बेहतरीन परवरिश की बुनियाद और फराहम करे बच्चे को सेहत और खुशी।
अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग असल में होती क्या है, ब्रेस्ट मिल्क क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या है, ताकि आपको पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल सके। उसके बाद हमारे पैनलिस्ट आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आपकी इंशाल्लाह जो क्वेरीज होंगी उनको भी लाइव इंटरटेन किया जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, हाउ ब्रेस्ट फीडिंग अकर्स एंड स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग असल में होती क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग या फिर जिसे नर्सिंग भी कहा जाता है एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ब्रेस्ट मिल्क को ह्यूमन जो है वो इंटरटेन करवाते हैं चाइल्ड यानी कि समझिए एक न्यूट्रिशियस सोर्स के तौर पर जो है वो चाइल्ड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ब्रेस्ट जो है वो डायरेक्टली कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क जो है वो डायरेक्टली ब्रेस्ट के थ्रू भी इंटरटेन करवाया जा सकता है या फिर पंपिंग के थ्रू भी जो है वो उसे फीड करके और उसके बाद फिर उसे बॉटल में इन्फेंट को दिया जा सकता है। WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंड करते हैं कि चाइल्ड को विद इन फर्स्ट आवर ऑफ बर्थ ब्रेस्ट फीड से इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और एक्सक्लूसिवली 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाए। इसका मतलब ये है कि कोई और फूड या लिक्विड ना प्रोवाइड किया जाए इंक्लूडिंग वाटर। ब्रेस्ट मिल्क एक लिक्विड सोर्स एक सोर्स है फूड का जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है और प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी से और ये यूज किया जाता है नरिश करने के लिए बेबीज को। ब्रेस्ट मिल्क जो है वो ना सिर्फ कहते हैं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन को, बल्कि एक सोर्स होता है प्रोटेक्शन के लिए, बेबी की प्रोटेक्शन के लिए एक सोर्स है जिसके अंदर जो है वो ये एक इन्फेंट की डेथ सिंड्रोम एक सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से अचानक से बेबी की डेथ हो जाती है। इसके अंदर भी जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा, आगे है कि बॉडी क्रिएट करती है ब्रेस्ट मिल्क इन रिस्पॉन्स ऑफ प्रेगनेंसी और इसके अलावा जब प्रेगनेंसी होती है तो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जो है वो इसका रिलीज जो स्टार्ट होता है वो सकलिंग ऑफ द बेबी होता है। जब वो जो है फर्स्ट टाइम इसको सक करने स्टार्ट करता है तब जो है वो जाकर बेबी कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, सिक्रीशन स्टार्ट होती है। ब्रेस्ट मिल्क की कंपोजिशन क्या होती है? ब्रेस्ट मिल्क डिटेल में तो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताएंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर एज फार्मासिस्ट डिस्क्राइब कर दूं कि ब्रेस्ट मिल्क जो है वो हंड्रेड्स ऑफ सब्सटेंस पर मुश्तमिल होता है जिनके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन, मिनरल्स, वाटर, एंजाइम्स और हार्मोन्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, इन सब की जो कंपोजिशन होती है वो कोई एक्यूरेट कंपोजिशन नहीं होती, बल्कि ये पेरेंट टू पेरेंट वेरी कर सकती है और इस इवन ये कि दो बेबीज के अंदर भी वेरी कर सकता है। जो मदर की प्रोडक्शन हो रही है वो ऐसा भी डिफरेंस हो सकता है कि एक बेबी में किसी और कंपोजिशन का हो और किसी दूसरी बेबी में किसी और कंपोजिशन का। अच्छा, ये कहते हैं ब्रेस्ट मिल्क जो है वो चेंज हो सकता है फीडिंग के दौरान और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं मिल्क जो प्रोवाइड किया जा रहा है बेबी को वो हो सकता है टाइम के दौरान भी डिफरेंस हो। इनिशियल स्टेज पे उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होगी, उसके बाद फिर जैसे जैसे बेबी की एज बढ़ती रहेगी वैसे वैसे उसकी जो है वो कंपोजिशन भी डिफरेंट होती रहेगी एज पर द ग्रोथ ऑफ बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स दोनों के लिए हैं, ना सिर्फ बेबी के लिए बल्कि मदर के लिए भी, दोनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स हैं। अगर हम बेबी के तौर पर देखें तो इसके अंदर ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बेबी को। इसके अलावा जो कहते हैं बेबी को डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं लाइक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन, इसके अंदर भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और या फिर इसके रिस्क को कम कर देता है और इसकी वजह से जो है वो इन इन्फेक्शंस में डायरिया आ सकता है। इंटेस्टिनल डिजीज के अंदर यानी कि स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। रेस्पिरेटरी में इसका मतलब ये कि लंग से रिलेटेड नमोनिया के अंदर, स्टमक के अंदर, और इसकी वजह से जो बेबी का विजिट होगा पीडियाट्रिशियन की तरफ वो कम हो जाएगा और ये सपोर्ट होगी बेबी के लिए कि वो जो है ज्यादा बीमार नहीं पड़ रहा या प्रॉब्लम नहीं हो रही। मदर के लिए अगर देखा जाए तो मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर हेल्प कर सकता है और इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस के अंदर भी जो है वो ये हेल्प प्रोवाइड कर सकता है अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करके अपने किड्स को। तो इससे ये होगा कि फ्यूचर में इनको ब्रेस्ट कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, टाइप 2 डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, इस तरह की क्रोनिक डिजीज के अंदर भी उनको इसका रिस्क जो है वो कम हो जाएगा।
अब ब्रेस्ट फीडिंग असल में होती कैसे है? ब्रेस्ट फीडिंग होती है कि जब बेबी पहली दफा सक करना स्टार्ट करता है तो उसका मैसेज जो है वो ब्रेन पे जाता है, और ब्रेन में जाने के बाद दो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, एक का नाम होता है प्रोलैक्टिन और सेकंड होता है ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन जो है वो उसका सेंटर मौजूद होता है जिसे कहते हैं, ब्रेस्ट में एक सेंटर मौजूद है जिसे एल्वुलाई कह सकते हैं। तो प्रोलैक्टिन जो है वो अपना मैसेज भेजेगा एल्वुलाई को, एल्वुलाई में, और जहां से ये जो है वो मिल्क की सिक्रीशन कहते हैं, मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और ऑक्सीटोसिन जो है वो मैसेज करेगा मसल्स को जो कि ब्रेस्ट में मौजूद है कि वो जो है वहां पर स्क्वीजिंग स्टार्ट करे, जिसकी वजह से उसकी सिक्रीशन होगी। इस तरह जो है वो दोनों हार्मोन्स मिलकर मिल्क की प्रोडक्शन करवाते हैं। अच्छा, जितना ज्यादा बेबी जो है वो सक करेगा उतना ज्यादा जो है वो मिल्क प्रोड्यूस होगा। तो ये जो है वो बेबी के लिए भी हेल्पफुल है और जो मदर है उनके लिए भी अच्छा है कि बेबी जितना ज्यादा सक करे, जितना ज्यादा जो है वो डिमांड करे, उतना ज्यादा मिल्क की प्रोडक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ब्रेस्ट स्टेजेस कौन से हो सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन के? तीन तरह की ब्रेस्ट मिल्क पाए जाते हैं, एक कोलेस्ट्रॉल, दूसरा ट्रांजिशन मिल्क और तीसरा मैच्योर मिल्क। ये नाम दिए गए हैं ब्रेस्ट मिल्क के ही हैं जिनकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। नंबर 1 जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग में, या कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो है वो और ये लास्ट करते हैं सेवरल डेज आफ्टर द बर्थ। लेकिन ये बहुत ये थिन सा होता है, येलोइश कलर का और क्रीमी कलर का होता है, ये ज्यादा थिक नहीं होता, लाइक वाटर टाइप ऑफ। उसके बाद सेकेंड स्टेज पर जाकर ट्रांजिशन मिल्क बनता है जो कि कोलेस्ट्रम की सेकेंड स्टेज है, और ये अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स तक बनता रहता है। उसके बाद जो मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उसे मैच्योर मिल्क कहा जाएगा, और ये फाइनल मिल्क है जो कि ब्रेस्ट मिल्क की फॉर्म है। इसके अंदर 90% वाटर होता है और कंपोजिशन जो होती है बाकी चीजों की वो 10% होती है, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह शामिल होते हैं। बाकी का आपको हमारे इंशाल्लाह पैनलिस्ट डिस्क्राइब करेंगे। और ये जो मैच्योर मिल्क होता है, ये बेबी की ग्रोथ के लिए, इसके अलावा वेट गेन करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब तक अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे तो इंशाल्लाह हमारा एंड में होगा, लेकिन अभी तक जो आप लोगों को डिस्क्राइब किया गया इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अगर कोई पूछना चाहे तो क्वेश्चन कर सकता है। Is there anyone who want to ask question? अगर क्वेश्चन नहीं तो इंशाल्लाह आखिर में पैनलिस्ट डिस्कशन में तो हमारे क्वेश्चंस एंटरटेन होंगे। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन से कुछ कॉन्सेप्ट जो है ब्रेस्ट फीडिंग का जरूर हुआ होगा। अब बाकी हमारे पैनलिस्ट इंशाल्लाह आपको अपने डिस्कशन में फर्दर फैसिलिटेट करेंगे। हमारी आज की लाइव डिस्कशन का टॉपिक जैसे कि आपको पहले भी डिस्क्राइब कर दिया गया है, माँ का दूध डाले बेहतरीन परवरिश की बुनियाद और फराहम करे बच्चे को सेहत और खुशी। हमारे पास पैनलिस्ट डिस्कशन के अंदर डिफरेंट डोमेन से डॉक्टर्स मौजूद हैं जो कि हेल्थ केयर को प्रोफेशन को सर्व कर रहे हैं। डॉक्टर साया महमूद फार्मासिस्ट हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं, हमारी लेक्चरर हैं। इसके अलावा डॉक्टर बुशरा गौहर हैं जो कि कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन है और 17+ ईयर्स इनको एक्सपीरियंस है अपनी सेम फील्ड के अंदर। फाइका दी मौजूद है हमारे पास, क्लिनिकल डाइटिशियन जो कि हमें इस डोमेन में सर्व करेंगी। उसके अलावा यमुना किरण मौजूद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर। तो हमने आई गेस सारे पैनलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त। हम बाकायदा अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम न्यूट्रिशनिस्ट की तरफ जाएंगे, फाइका दी की तरफ, और इनसे पूछना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि जो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट मिल्क के अंदर मौजूद होते हैं, एक तो उनकी कंपोजिशन क्या है, सेकंड ये है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो बेबी की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनफ होती है, और थर्ड ये कि ये बेबी की ग्रोथ और इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में किस तरह वर्क करता है। फाइका दी आप हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में पहले डिटेल कीजिएगा फिर स्टार्ट कर सकते हैं आप। जी बिल्कुल। Am I audible to everyone? Yes, you are audible. Okay. Assalamualaikum everyone. This is Faika Adil. I'm a registered dietitian and nutritionist, and I've been serving from last 3 years. I have worked in a tertiary care hospital including Aga Khan and Indus Care Hospital. और उसके बाद से मैंने academics में भी सर्व किया है
and now I am fully focused towards content creation and public speaking. So जो हमारा आज का टॉपिक है और जो क्वेश्चंस है, तो बिल्कुल हम स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स पे सबसे पहले बात करेंगे। तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो आपका जो ब्रेस्ट मिल्क है, इट्स अ कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किस तरीके से कि वो एक आइडियल कॉम्पोजिशन दे रहा है कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स ये आते हैं आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारी बॉडी में होती है। दो क्लासिफाई हमने न्यूट्रिएंट्स को किया है। मैक्रो मीन्स न्यूट्रिएंट्स जो कि हमें ज्यादा अमाउंट में चाहिए ऑफ कोर्स, और माइक्रो मीन्स जो कि हमें कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन दोनों ही इसेंशियल है। मैक्रो में कार्ब्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास हमारे ब्रेस्ट फीड में दो किस्म के कार्ब्स होते हैं, दैट इज लैक्टोज एंड ओलिगोसैकेराइड्स, जो कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी करवाता है। इसके अलावा गट बैक्टीरिया को बहुत अच्छे से हेल्दी रखता है, प्रोबायोटिक, बेसिकली एज अ प्रीबायोटिक उसको सर्व कर रहा होता है। देन कम्स प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स हमें पता है कि हमारी सेल ग्रोथ में काम आता है, हमारे हार्मोन्स और एंजाइम्स वगैरह को प्रोड्यूस करवाता है, और डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको प्रेसिपिटेट करता है, बेसिकली उसको एसिलरेट करता है, सॉरी। देन लास्ट कम्स फैट्स, जो कि हमारे पास जो ब्रेस्ट मिल्क में प्रोड्यूस होता है वो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि बहुत इसेंशियल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए। और जो बेसिक हमारे ब्रेस्ट फीड में होता है स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का अगर मैं नाम लूँ तो DHA, दैट इज कॉल्ड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड, ये हमारे ब्रेस्ट फीड में प्रोड्यूस होता है और बेबी के लिए बहुत इसेंशियल होता है। क्यों? क्योंकि उसका बेबी का जो IQ डेवलप करवाता है, ब्रेन डेवलप करवाता है, वो यही ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे पास डेवलप करवाता है। देन अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमारे पास वाइटामिन्स और मिनरल्स में आते हैं। वाइटामिन्स में अगेन वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स अलग होते हैं और फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स अलग होते हैं, और ये दोनों चीजें ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती हैं। फैट सॉल्युबल की बात करें तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E एंड विटामिन K, और ये चारों ब्रेस्ट मिल्क में मौजूद होते हैं। विटामिन A की अगर हम बात करें तो ये कोलेस्ट्रम, जो कि फर्स्ट स्टेज होती है ब्रेस्ट फीड की, उसमें ज्यादा अमाउंट में होता है। विटामिन A बेसिकली हमारी इम्यूनिटी बूस्टिंग को ज्यादा एसिलरेट कर रहा होता है, तो इसलिए वो काफी अच्छा अमाउंट उसमें हायर अमाउंट में होता है विटामिन A इन कोलेस्ट्रम। देन विटामिन D की अगर हम बात करें तो विटामिन D फ्लक्चुएट होता है एज पर मैटरनल डाइट के। जितना ज्यादा उनका डाइट में अच्छा विटामिन D होगा, सन लाइट एक्सपोजर अच्छा होगा, उतना अच्छा उनके ब्रेस्ट फीड में विटामिन D डेवलप होगा। इसके अलावा विटामिन E RBCs की ब्रेक फॉर्मेशन में काम करता है। विटामिन K हम सबको पता है कि एंटी क्लॉग फंक्शन प्रोवाइड करता है, और ये सारे बेबी के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। ये सब चीजें बेबी को डिफरेंट इन्फेक्शंस और डिफरेंट डिजीजेस से बचा रही होती है, उसको डिफरेंट एक्सटर्नल इंटरनल टॉक्सिसिटी से उसको बचाती है, जो कि उस एज के लिए, उस बच्चे की टाइम पीरियड ये बहुत बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। देन वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की अगर हम बात करें कि उसमें कौन से स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स हैं, तो विटामिन B6, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड, ये तीनों स्पेसिफिक वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं जो कि ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं। और इनका क्या काम है कि ये एज अ कोएंजाइम काम करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स या फैट की मेटाबॉलिज्म में, डिफरेंट DNA के मेटाबॉलिज्म में एज अ कोएंजाइम काम करते हैं। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन में, उसकी डेवलपमेंट में काम आते हैं, जो कि बेसिकली आपका बेबी का ब्लड फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको एनीमिया से बचा रहे हैं, ये काम करते हैं। फिर अगर हम मिनरल्स पर आए तो मिल्क होता है उसके अंदर स्लाइटली लो कंसंट्रेशन होती है एज कम्पेयर टू काउज मिल्क। उसका भी ये रीजन है कि जो बेबी की किडनीज होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई कंसंट्रेशन मिनरल्स को हैंडल नहीं कर पाती, और इसीलिए जो हमारे नेचर ने जो हमें मिल्क प्रोवाइड किया उसके अंदर लो कंसंट्रेशन पाई जाती है मिनरल्स की, दैट इज मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन। और ये जो रिड्यूस लोड होता है ये किडनीज के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली छोटे बेबी के लिए। और इसकी कॉम्पोजिशन इतनी परफेक्ट होती है कि जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो एज अ गाइड यूज करते हैं ताकि डिफरेंट फॉर्मूला मिल्क को प्रोड्यूस किया जा सके। तो इससे ज्यादा परफेक्ट कुछ भी नहीं है कि एज जैसे कि अमतुल ने बताया कि वो बेबी के नीड्स के अकॉर्डिंगली कॉम्पोजिशन को चेंज भी करता रहता है, और उसके डेवलपमेंट के लिए, उसकी इम्यूनिटी के लिए, उसके गट बैक्टीरिया को हेल्दी रखने के लिए, उसके कॉग्निटिव हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, और हर चीज को बहुत अच्छे से फैसिलिटेट भी कर रहा है। प्लस इट इज वेरी कन्वीनियंट, इट इज वेरी इकोनॉमिकल, दैट्स इट।
सेकंड, अगर इसके अलावा आपने दूसरा सवाल क्या किया था? सॉरी अमातुल, कैन यू प्लीज रिपीट? दूसरा सवाल ये किया था कि जो ब्रेस्ट मिल्क है ये बेबी की ग्रोथ और इम्यून सिस्टम के लिए कितना कैसे फायदेमंद है? जी, बेबी की ग्रोथ और इम्यून सिस्टम के लिए ही सारे फायदे हैं। बेसिकली जो हमने बात की विटामिन ए की, विटामिन ई की, जिंक की, तमाम चीजें बेबी की इम्यूनिटी को ही बूस्ट अप कर रही हैं। डिफरेंट एंटीबॉडीज हैं, डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट इम्यून सेल्स होते हैं जो कि हमारे ब्रेस्ट मिल्क में पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली बेबी को ही डिफरेंट चीजों से प्रोटेक्ट कर रहा होता है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में जो है वो जवाब प्रोवाइड किया है। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को रिलेट करते हुए करूंगी, क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। तो हम अगर मैटरनल न्यूट्रिशन की बात करें कि जो है वो मैटरनल न्यूट्रिशन जो है वो किस तरह उसको प्रॉपरली प्लान किया जाए, और वो फिर अगर मैटरनल न्यूट्रिशन को जो है वो प्रॉपरली प्लान किया जाए और उसको बैलेंस किया जाए, तो वो किस तरह ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी पे इम्पैक्ट डालेगी और अल्टीमेटली बेबी को बेनिफिट होगा। तो ये फिर अब आप मटेरियल न्यूट्रिशन को थोड़ा सा डिफाइन कर दें। अगर मैटरनल डाइट ऑप्टिमल होगी, सफिशिएंट होगी, एडिकेट होगी, हर चीज में अच्छी होगी, तो ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे से बेबी को इम्पैक्ट करेगा, बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, वो एक कंप्लीट न्यूट्रिशन जो कॉम्पोजिशन की हमने बात की, ऑफ कोर्स अगर मैटरनल डाइट में तमाम न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट होंगे, तो ऑफ कोर्स वो बेबी की डाइट में भी, बेबी की फीड में भी जाएंगे। एडिकेट कैलोरीज प्रोवाइड करेंगे। एडिकेट कैलोरीज की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ मैं एक चीज स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो 0.65 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करता है पर ml। तो अगर हम देखें, अगर वो बेबी को अगर हम 100 ml दे रहे हैं, तो वो अराउंड 650 अप्रोक्सीमेटली किलो कैलोरीज दे रहे हैं। और अगर हम रिक्वायरमेंट देखें इन्फेंट बेबी की, तो वो इतनी ही है, अराउंड 570 टू 600 या प्लस माइनस अप्रोक्सीमेटली इतनी ही कैलोरीज की उसको रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली आप ये देखिए कि कितनी अच्छे से नेचर ने उसको एक प्रोटेक्ट फॉर्म में और एक कंप्लीट फॉर्म में कैलोरीज प्रोवाइड की। कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज ही नहीं, उसको एक न्यूट्रिएंट डेंस कैलोरीज मिल रही है कि उसके अंदर कंप्लीट आपके न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट अप कर रहा है, हेल्दी वेट गेन हो रहा है। ऑफ कोर्स जब उसके सारी नीड्स पूरी होंगी, तो वेट गेन भी आहिस्ता आहिस्ता शुरू होगा, वेट गेन अच्छा होगा, बोन हेल्थ उसकी अच्छी होगी, कैल्शियम भी है उसके अंदर, फास्फोरस भी है, विटामिन डी भी नेचर प्रोवाइड करिए, तो ऑफ कोर्स बोन हेल्थ अच्छी होती है। एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स वो अचीव थैंक करता यू है। सारिका, आपने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया न्यूट्रिएंट एक्सपेक्ट को। अब हम डॉक्टर साइमा की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साइमा, हमें बताएं कि मदर्स की जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर क्या चीजें, यानी कि उनमें क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए जो कि बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग में ना सिर्फ बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी, बल्कि जो है वो फिर अल्टीमेटली बेबी को भी बेनिफिट पहुंचाएंगी और मदर को भी। तो हम इस एस्पेक्ट से डॉक्टर साइमा से पूछते हैं। जी जी, मैं शुक्रगुजार हूँ ये फाइका साहिबा की, उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में ये न्यूट्रिशन पर बात की है। तो मैं थोड़ा सा एडअप करूंगी कि जी, जिस तरह की उन्होंने कहा कि माँ की सेहत के लिए एक अच्छी मुकम्मल सेहतमंद ग़िज़ा वो बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि हमने कहा कि प्रोटीन और फैट, उसकी जो वो ऐसा फैट जो हेल्दी फैट हो, वो माँ की सेहत के लिए बहुत बेहतरीन है। उसमें जैसे कि अंडे का इस्तेमाल और फिश जो मछली का इस्तेमाल, उसके ज़रिए जो कि ज़िक्र किया उन्होंने कि 2 इम्पोर्टेंट जो फैटी एसिड्स हैं, उसके थ्रू हमें मिलती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड की बात हो गई, ओमेगा 6 की हो गई। तो इसमें हमारे ये फिश जो है वो बेहतरीन सोर्स होती है। और अल्टीमेटली जब माँ की सेहत अच्छी होगी, तो वो ब्रेस्ट मिल्क में भी उसकी जो कंटेंट्स जो हैं वो बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा माँ की सेहत के लिए जो अलसी है, फ्लैक्स सीड्स, ये भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर वो उसको अपनी डाइट में शामिल करें। और जो नट्स वो हैं, तो उसमें हेल्दी नट्स में अखरोट, वॉलनट, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत बेहतरीन अंदाज में उसको फ़ायदा देंगी। प्रोबायोटिक्स का जो है इस्तेमाल वो टाइम टू टाइम वो भी किया जा सकता है। यानी हेल्दी डाइट, अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। यानी जो दूध है उसमें पानी की मिकदार जो नेचर ने बहुत अच्छे से वो बैलेंस किया हुआ है, वो तो अपनी जगह। लेकिन जब ये एक प्रोसेस ऑलमोस्ट तकरीबन हर 3 घंटे के बाद बच्चे को ज़रूरत पड़ती है एक आम तौर पर,
तो माँ जो है यकीनन वो उसमें थकती होगी और उसकी अपनी सेहत जो है वो असरअंदाज होती है। तो उसको हाइड्रेट रखना, यानी पानी की मिकदार वो अपनी डाइट में प्रॉपर शामिल रखे, बहुत जरूरी है। और हेल्दी डाइट में जैसा मैंने कहा, फिश, एग, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, ये भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो उसकी बेहतरीन जो नींद है, स्लीप का जो ऑर्डर है वो होना, वो बहुत फायदेमंद होगा। ये हम आप वैसे जानते हैं, दुनिया भर में एक माँ हो और वो उसको नींद भी दुरुस्त आ जाए, ये यूं समझ लीजिए हर माँ का शिकवा यही है कि वो इस तरह से प्रॉपर नहीं नींद पूरी कर पा रही होती। लेकिन उसकी वजूहात पर गौर करते हुए अपनी अपनी जो जिंदगियां हैं उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो उसमें ये रिसर्चेस हो चुकी हुई हैं कि जो खवातीन जो जरा सा वो बेहतर नींद लेती हैं, तो वो अल्टीमेटली वो बच्चे की सेहत पर भी उसका बेहतर असर होता है। तो बेहतर नींद लेने के लिए क्या किया जाना चाहिए? एक बेहतर ग़िज़ा और वो टाइमिंग्स का वो एहसास वो दुरुस्त हो। तो अल्टीमेटली अगर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो उसको प्रमोट किया जाएगा, तो ये आपकी आवाज जो है वो बंद हो गई है। हेलो मैम। अच्छा, चूंकि अभी हमने बात की है न्यूट्रिशन की और उसी से रिलेटेड मदर और बेबी दोनों की न्यूट्रिशन की बात हो चुकी है, तो हम अब डॉक्टर बुशरा की तरफ जाएंगे कि वो हमें बताएं कि ब्रेस्ट फीडिंग, चूंकि न्यूट्रिशन तो एक कंप्लीट है, हमें अंदाजा हो गया, लेकिन वो किस तरह बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर कंट्रीब्यूट करती है, ये हमें थोड़ा सा आप आगाह करें। डॉक्टर बुशरा, आर यू देयर? वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है डॉक्टर बुशरा, आपकी आवाज बीच में कट हो रही है। हेलो। जब तक डॉक्टर बुशरा अपना, डॉक्टर बुशरा, हेलो, जी हेलो। जी मैम, आपकी आवाज चली गई थी, तो फिर हम डॉक्टर जी अच्छा, वो भी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ लेकिन रही है? थोड़ी सी कट कर आती है। हेलो। हेलो जी, अब से अब जी अब नाउ एम आई टू ऑल? यस, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इवन दिस, वालेकुम, मैं पूछ यस सकती हूँ आप मेरी आवाज आ रही है सबको? डॉक्टर बुशरा बात कर रही हैं या ओके। डॉक्टर बुशरा बात करिए। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह, हम जी सुनने को तैयार। हेलो हेलो। जी जी जी, डॉक्टर बुशरा। मैम डॉक्टर बुशरा आई गेस चली गई हैं, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ, वो मुझे खुद नहीं अंदाजा हो रहा कहाँ तक बात आपने सुनी थी। मैं शायद नींद, बेहतर नींद की बात कर रही थी, जी 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 वहां तक। ठीक है ना? तो जी उसमें वो बेहतर नींद, उसमें ये बात जो है ना, रिसर्चेस से हेलो, अस्सलाम साबित वालेकुम। कि हेलो, जो अस्सलाम लोग वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी, एम आई ऑडिबल मिस अंकल? हाँ, यस यस, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई वालेकुम एम डॉक्टर बुशरा। और सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग मैं सबको एक क्वेश्चन पुट अप करना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू स्टार्ट माय डिस्कशन कि मैं ये कहना चाहती हूँ सब लोगों से कि जैसे अब दुनिया का हर जानवर, दुनिया की हर स्पीशीज अपने बच्चे को दूध पिलाने में कॉन्फिडेंट है, लेकिन आई थिंक इट्स ओनली ह्यूमन बीइंग्स, सिर्फ इंसान ही एक ऐसा है जो कि सोचता है कि नहीं, शायद मेरे दूध में ग़िज़ाइयत इतनी नहीं है या मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये सोच किसी और मखलूक में नहीं है, तो हमें इस बारे में सोचना है। आई स्टार्ट माई टॉक, दिस इज फूड ऑफ थॉट। यानी कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, आई थिंक कि आप सब लोग को भी ये मैसेज मिलेगा और ये पूरी आप लोग आगे इंशाल्लाह बहुत से लोगों को बताएंगे और उनको एजुकेट करेंगे रिगार्डिंग दिस। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए क्या बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि इसके ग्रोथ के हवाले से, उसके ब्रेन की डेवलपमेंट के हवाले से।
एक तो सबसे पहली बात, जैसे हमारी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई कि ये जो मदर का मिल्क होता है ये एक आइडियल न्यूट्रिशन है। इसके अंदर वो तमाम चीजें जो बच्चे की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो प्रॉपर मिकदार में पाई जाती हैं, जो कि उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करे। इवन कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो अंडर प्री मेच्योर बेबीज होते हैं और अंडर अंडर वेट होते हैं, उनको यही कहा जाता है कि आप मदर फीड इनको दें। और मदर की फीड में एक खास खूबी अल्लाह ताला ने ये रखी है कि जैसे जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं उसकी जैसे अंतुल ने भी बताया कि एक जैसा नहीं रहता मिल्क, बिल्कुल यानी कि ऐसा ही है कि वो छोटी एज में बच्चे की रिक्वायरमेंट्स और होती हैं तो उस वक्त न्यूट्रिशन और तरह की प्रोवाइड हो रही होती है। सुभान अल्लाह। एंड देन विद एज जैसे जैसे बच्चे की रिक्वायरमेंट्स चेंज होती हैं, मिल्क की कॉम्पोजिशन भी अकॉर्डिंग टू द एज चेंज होती चली जाती है, एक चीज। और दूसरी चीज कि माँ के जिस्म के अंदर जितनी भी डिजीज को फाइट करने वाली एंटीबॉडीज होती हैं, जो इंग्रेडिएंट्स जो फाइट करते हैं डिजीज को, वो मिल्क के जरिए बच्चे में जाते हैं और बच्चे की कुव्वत मुदाफत या इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। और एक शिकायत जो लोग ब्रेस्ट फीड नहीं करते आमतौर पे उन लोगों में माएँ हमेशा परेशान रहती हैं कि या हमारे बच्चे को डायरिया रहता है, लूज टूल्स रहते हैं, या उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है। ब्रेस्ट मिल्क इज हाईली रिकमेंडेड कि एक तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स बनाए हैं। ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे गट की, हमारे यानी कि निज़ाम इंहज़ाम की एक तो डेवलपमेंट भी अच्छी करवा रहे होते हैं और दूसरे उसके मूवमेंट को भी रेगुलेट अच्छा कर रहे होते हैं, ताकि बच्चे की यानी जो बाउल मूवमेंट्स हैं, जो यानी कि स्टूल पास करने की फ्रीक्वेंसी है, वो बिल्कुल नॉर्मल पे रहती है। और इसके अंदर एक बहुत अहम चीज कि ये देखें कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, और ये जर्म फ्री है बिल्कुल। इसके अंदर कोई जरासीम नहीं है। जो बॉटल फीड करती हैं मदर्स, वो हर वक्त ये परेशान रहती हैं कि अब बच्चे का पेट खराब हो गया, अब बच्चा सही बढ़ नहीं रहा, क्योंकि निपल के जरिए हर वक्त जो जरासीम अंदर जाने का अंदेशा रहता है। आई थिंक अल्लाह ताला ने ब्रेस्ट मिल्क को बिल्कुल सेव, 100% सेव बनाया है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखें कि बिल्कुल राइट टेम्परेचर पे मौजूद होता है, अवेलेबल होता है बेबी के लिए। आप देखें आम तौर पे जो बच्चे बॉटल फेड होते हैं उनको उनकी माओ को हमेशा यही टेंशन रहती है, दूध ज्यादा गर्म है या शायद दूध ज्यादा ठंडा है, या बच्चे को सर्दी ना लग जाए। और उसकी वजह से अगर ये ठंडी चीज अगर खुदा ना खास्ता चली जाए बच्चे के अंदर, तो आमतौर पे उनकी टेम्परेचर की डिस्टर्बेंसेस, उनको हाइपोथर्मिया, उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। उसके अलावा नशो नुमा के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट चीज कि यानी उसके अंदर तमाम चीजें जैसे हमारे न्यूट्रिशन से बताई, वाइटामिन और फैटी एसिड, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड जो उन्होंने मेंशन किया, वो दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, कि ब्रेन की प्रॉपर नशोनुमा, ताकि बच्चा अपनी एज के हिसाब से उसकी जो जहानत है वो उसके हिसाब से हो, उसका आईक्यू जिसको कहते हैं वो अच्छा डेवलप होता है। तो आई थिंक इतने ज्यादा फायदे बच्चे के लिए उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के हवाले से हमने डिस्कस किए। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि मदर के लिए इसके क्या फिजिकल बेनिफिट्स है, क्या इमोशनल बेनिफिट्स है, और उसकी पोस्टमार्टम रिकवरी में उसको किस तरह हेल्प करता है। सबसे पहले आप ये देखें कि जो मदर्स, जैसे अभी एक उन्होंने बताया था कि हमारी गेस्ट स्पीकर ने, कि माओ का ये कॉन्सेप्ट हो गया कि शायद मिल्क फीड, ब्रेस्ट फीडिंग के साथ उनकी फिजिक खराब हो गई। आई थिंक इट्स द अदर वे अराउंड, कि जितना भी वेट गेन, एक्सेस वेट प्रेगनेंसी में एक फीमेल गेन कर लेती है, वो उसको बाआसानी लूज कर देती है अगर वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करे। ये मदर के लिए आई थिंक बहुत बड़ा बेनिफिट है। उसे किसी जिम जाने की जरूरत नहीं है, उसे कोई डाइट करने की जरूरत नहीं है, और उसे अपनी फिजिक के बारे में वरी करने की जरूरत नहीं है। फिजिक आई थिंक पहले से भी अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। और ये देखें कि एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैं सब लोगों को बताना चाहती हूँ, कि जितनी जितनी यानी कि हमारी यानी कि फीमेल्स होती हैं, दे गेन अ लॉट ऑफ वेट इन प्रेगनेंसी। एक तो होता है कि नॉर्मल ऑप्टिमल वेट गेन, एक होता है ऑप्टिमल से ज्यादा। जो ऑप्टिमल से ज्यादा वेट गेन होता है वो फिर यानी कि बॉडी के ऊपर एज अ फैट रह जाता है। एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वे टू लूज दैट फैट इज टू ब्रेस्ट फीड द बेबी। और ये देखिए जो हाई फाई चीजें हैं, जो हमने बहुत मेडिकल चीजें जो सबने बताई हैं, कि कैंसर का रिस्क, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, ओवरी के कैंसर का रिस्क कम हो जाता है, और जब माँ अपने बेबी को फीड करवाती है तो उसके अंदर वो शी फील्स रिलैक्स्ड, और उसके अंदर जो डिप्रेशन के चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। उसके अलावा जो उसकी मेडिकल डिजीजेस के चांसेस है, लाइक ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज और हार्ट डिजीजेस, ये भी बहुत कम हो जाते हैं। एक माँ के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट। और उसकी जो बोन ग्रोथ है, जो बोन की जो हेल्थ है, वो भी यानी कि डिटोरिएट होने से बच जाती है।
सुभान अल्लाह एंड सी कि आप देखें। और एक अबव ऑल एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट कि जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है ना, तो उसके अंदर नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि बर्थ स्पेसिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, उसमें वन ऑफ देम जैसे मेंशन किया गया है कि प्रोलैक्टिन है, और वो एग फॉर्मेशन को यानी सप्रेस कर देता है, उसको इनिबिट कर देता है, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस कम से कम हो। और दूसरा ये देखें कि जब अ, अ, यानी कि पीरियड्स नहीं होते, फिर प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं, तो उसमें एक फायदा ये भी है कि ब्लड लॉस भी कम होता है। तो मदर की हेल्थ यानी ब्लड लॉस की वजह से जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमियाज डेवलप हो जाते हैं, उससे उससे भी वो बच जाती है। उसके अलावा मैं एक बहुत चीज जो शेयर करना चाहती हूँ सबके साथ, कि आप देखें कि एक मदर है, आप लोग इमेजिन करें कि बहुत सर्दियों की एक रात है, और उसमें मदर जो है वो उसका बेबी रो रहा है एंड शी इज वेरी टायर्ड। वो कहती है कि ओहो अब मुझे उठना पड़ेगा और मुझे बेबी के लिए अब वो फीडर बनाएगी, उठेगी बेड से, सर्दी में जाएगी, फीडर भी बनाएगी, लेकिन उसको ये भी टेंशन रहेगी कि ये टेम्परेचर सही है या नहीं, बच्चे के लिए नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अब आप देखें कि एक मदर बेड में लेटे हुए अगर बेबी रोया है और वो उसको वहीं पे फीड करवा देती है, आई थिंक इट मेक्स हर लाइफ वेरी इजी। तो अगर माँ इस चीज को समझे, एक तो देखें एक जो आर्टिफिशियल मिल्क है उससे वो ग़िज़ाइयत भी नहीं है, वो फायदा भी नहीं है, और एंड वी कैन द मदर कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। ये इकोनॉमी वाइज भी बहुत बेनिफिशियल है अगर देखा जाए, कि अगर एक मिल्क का डिब्बा लाइक इन्फ्लेशन हो रही है, एवरीथिंग इज राइजिंग, तो जो माँ को अल्लाह ताला ने जो माँ के अंदर पावर दी है वो उस मिल्क के अंदर नहीं है। ऑल्दो यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन फिर भी आपको ये गारंटी नहीं है कि बच्चे को सही टेम्परेचर है, सही ग़िज़ा है उसकी, फिर भी मदर्स यानी सेटिस्फाइड नहीं होती। और अबव ऑल मदर जो है वो बहुत सारी एनर्जीज भी सेव कर सकती है। और इमोशनल क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मदर के लिए, वही देखिए कि जब मदर अपने बेबी को उठाती है, उसे प्यार करती है, उसे स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है उसका, तो बच्चे की और माँ की जो बॉन्डिंग है वो बहुत बेहतर हो जाती है। मदर फील्स रिलैक्स्ड, द बेबी फील्स रिलैक्स्ड। देखिए आखिर बेबी जो है वो अपनी मदर इन द मदर्स वोम, और वो उस अपनी मदर के स्मेल को, अपनी मदर को पहचानता है, एंड व्हेन द मदर पिक्स दैट बेबी अप और उसको प्यार करती है माँ, तो आई थिंक ये बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, इमोशनल बॉन्डिंग। और दूसरा ये कि पोस्टमार्टम रिकवरी के हवाले से, कि जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना, तो टू हार्मोन्स जो प्रोड्यूस होते हैं, उसमें से जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी आता है तो फिर यूट्रस का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से, तो वो यूट्रस जो है वो अपने प्री प्रेगनेंसी साइज पे, जो कि प्रेगनेंसी से पहले उसका साइज था, वापस उस पे चला जाएगा आसानी। और दूसरा एक फायदा ये होगा कि उस जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस हार्मोन की वजह से, तो फीमेल के अंदर ब्लीडिंग बहुत कम होगी। जब ब्लड लॉस कम होगा तो इट मीन्स के उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के चांसेस, उसके अंदर एनर्जी लेवल, उसके अंदर जो पावर है वो यानी कहीं ना कहीं ड्रेन होने से या एनर्जी लॉस से वो बच जाती है, एंड विल बी शी विल बी हैविंग अ बेटर रिकवरी। तो हर तरह से आप देखिए कि आई थिंक अब कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एडवांटेजेस टू द न्यू बॉर्न एंड टू द मदर, बट एट द एंड विल डिस्कस। अब नेक्स्ट चीज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट आर द मिसकॉन्सेप्शंस, जो गलत सोचे हमारी माशरे में डॉक्टर बुशरा, आप थोड़े से बीच में गैप कीजिएगा, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, तो जो अभी आप कवर कर रही थी ना कि किस तरह मदर का और बेबी का ओके। रिलेशनशिप होता है ना, तो जी इंशाल्लाह जी। आप इस कॉन्सेप्शन वाले भी ओके। टॉपिक उस पे आते हैं। पहले हम साइकोलॉजिस्ट को कवर करेंगे जो हमारे पास मौजूद है, मिस फाइन। यमुना मौजूद है। तो हम इनसे पूछेंगे कि आप जैसे डॉक्टर बता रही थी कि बेबी का और मदर का जो है वो एक इमोशनल बॉन्ड या इमोशनल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाते हैं, तो ये आप जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे किस तरह ये वर्क करता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी वालेकुम। बिल्कुल आ रही है आपकी। हाँ, यू प्रोवाइडिंग मी दिस प्लेटफॉर्म। मैं सबसे पहले मदर और जो है बेबी उसकी बॉन्डिंग की बात करूंगी, इमोशनल बॉन्डिंग की बात करूंगी। ठीक है। जब बच्चा इस दुनिया में आता है ना, तो वो सोशल एंजाइटी फील करता है, लेकिन जब उसको माँ अपनी गोद में लेती है और उसको फीड करवाती है, तब एक स्किन टू स्किन कनेक्शन पैदा हो जाता है, जिससे ना बच्चा जो है वो सिक्योर और सेफ इस तरह फील करता है। तो ये पहला सोशल इंटरेक्शन है बच्चे का माँ के साथ।
उसके बाद जब माँ उसको टच करती है, वो टच फील करता है माँ का, और जो उसकी वॉइस होती है वो उसको पहचान होती है माँ की। और इस तरह जब मदर फीड करवाती है तो एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे बच्चा आइडेंटिफाई कर सकता है अपनी माँ के ब्रेस्ट फीड को। मतलब उसमें ना एक खुशबू होती है जिसको कहते हैं ना मदर फ्रेग्रेंस होती है। तो इस तरह जब तो जब माँ बच्चे को फीड करवाती है तो बहुत ज्यादा क्लोज होती है, तो इस तरह बहुत ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप माँ और बच्चे में पैदा हो जाता है। उसके बाद हम फिर बात करते हैं बेनिफिट्स की। जब माँ बच्चे को फीड करवाती है तो एक खास किस्म का हार्मोन रिलीज होता है, जिसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। इस तरह भी बहुत ज्यादा लव जो है, जिसको लव हार्मोन कहा जाता है, माँ और बच्चे में बहुत ज्यादा लव कनेक्शन पैदा होता है। इस तरह माँ की एंटी एंजाइटी जो है वो, मतलब एंटी एंजाइटी ये है हार्मोन। मेरी बात आपको आ रही है? जी जी जी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन ही रह गए हैं। अगर हमारे पार्टिसिपेंट ने क्वेश्चन करना चाहें तो भी हमारे हाँ जी, पैनल जी जी, इंटरटेन काफी करेंगे। कुछ मिस बुशरा ने, डॉक्टर बुशरा ने कवर कर लिए, तो मैं डायरेक्ट हाँ काउंसलिंग चले, की नो तरफ प्रॉब्लम जाना नो चाहूंगी। प्रॉब्लम। आप थोड़ा हाँ। सा और आगे बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है माँ के अंदर, ये हम्म। ब्रेस्ट फीडिंग उसको कैसे मैनेज कर रहा होता है, और फैमिली जो है, मौजूद फैमिली मेंबर्स हैं, वो किस तरह जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए वो जो माँ है उसको सपोर्ट कर सकते हैं। ये आप हमें थोड़ा सा डिटेल करें। एग्जैक्टली जब ये मोस्टली कंट्रीज में तो ये है कि जब अगर माँ को मैटरनिटी, जो वर्किंग वुमेन्स हैं उनको जब मैटरनिटी लीव दी जाती है, तो वो कनाडा जैसे कंट्रीज और दो और भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उसमें फादर को भी मैटरनिटी लीव दी जाती है। वो इसलिए दी जाती है ताकि वो माँ के साथ उसकी सपोर्ट कर सके, ताकि माँ को जो है बहुत अच्छा टाइम मिल सके अपने बेबी के साथ बाउंड क्रिएट करने का, और माँ को बहुत अच्छा कंफर्टेबल होम एनवायरनमेंट दिया जा सकता है। और जो उसके साथ असिस्टेंट्स होने चाहिए, जो उसके जो घर के काम है उनमें उनकी मदद करवाएं, ताकि माँ जो है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे को टाइम दे सके, अपनी स्लीप प्रॉपर कर सके। जब माँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती है तो उसकी जो मिल्क सप्लाई है वो बहुत ज्यादा यानी कि खत्म हो जाती है या ना होने के बराबर हो जाती है। तो मोस्ट जो काम हमने करना है कि माँ को स्ट्रेसफुल नहीं होने देना, उसकी काउंसलिंग करनी है, स्पेशली बिफोर डिलीवरी स्टार्ट कर देनी है काउंसलिंग। अगर माँ की काउंसलिंग स्टार्ट कर दी जाए, उसको मेंटली प्रिपेयर कर दिया जाए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम्स आएंगे और आपने उनको कैसे मैनेज करना है और कैसे फेस करना है और उसको आगे कैसे लेके चलना है, और आपकी फैमिली का क्या वो अमल दखल होगा इसमें कि वो आपको कैसे सपोर्ट करेगी। पाकिस्तानी फैमिलीज में तो ये बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि उनकी नानियाँ दादियाँ होती हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देती हैं, अगर फादर ना भी कर सकें तो ये बहुत अच्छी एक चीज है हमारी, स्पेशली जो ये फैमिली सिस्टम होता है हम लोगों का, जॉइंट फैमिली सिस्टम। और फिर दूसरा, माँ को ये चाहिए कि वो एक वॉक नहीं छोड़नी चाहिए, उसको वॉक करे। और अगर वॉक कर नहीं, अगर बच्चे को होल्ड करने वाला तो वो बच्चे को साथ लेके वॉक कर सकती है, लेकिन वॉक नहीं छोड़नी। बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग उसको डीप ब्रीथिंग करनी है। डीप ब्रीथिंग करेगी तो उसकी जो मिल्क सप्लाई है वो काफी अच्छी हो जाएगी। फिर अगर उसको जो उसकी कॉलर बोन्स हैं उसको रब करना चाहिए, उसके शोल्डर्स को रब करना चाहिए, इससे स्ट्रेस और एंजाइटी जो है वो काफी रिलीज होती है और मिल्क सप्लाई बहुत अच्छी हो जाती है। उसके अलावा उसकी फैमिली मेंबर्स फ्रेंड्स को भी चाहिए कि उसको सपोर्ट करें, उसकी काउंसलिंग करें। अब मोस्टली जो फीमेल्स हैं वो प्रेफर नहीं करती, नहीं जाती, उन काउंसलिंग सेशंस नहीं लेती, लेकिन उनको काउंसलिंग सेशंस लेने चाहिए, जिससे उनको मैनेज करने का तरीका आएगा कि उन्होंने कैसे लेके चलना है और कैसे मैनेज करना है। जो माँ की 2 साल की जो एफर्ट होती है ना, वो बच्चे की तकरीबन 40 साल तक उसको मजबूत बनाती है, उसकी हड्डियों को, जैसे कि मिस फाइका ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, और मिस साइमा ने भी इसके ऊपर बहुत अच्छा वो गाइड किया है। तो गायनाकोलॉजिस्ट, अगर मोस्टली लोग काउंसलिंग के लिए नहीं जाते, तो गायनाकोलॉजिस्ट को चाहिए कि वो उसको थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर करे। उसको मोस्टली वुमेन्स जो होती हैं वो रोती हैं, पेन फील करती हैं, एंजाइटी फील करती हैं और पोस्टमार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। और कुछ स्टडीज में तो ऐसा है कि माँ इतनी डिप्रेशन में चली जाती है कि वो अपने अक्सर बच्चों को मार भी देती हैं, इतनी स्वे किस्म की डिप्रेशन में वो चली जाती हैं। तो इस चीज अच्छा, को। थैंक यू। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर बुशरा से एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, एज शी इज इंटरटेनिंग सच काइंड ऑफ पेशेंट्स ऑन रेगुलर बेसिस, कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग की प्रैक्टिसेस और टेक्निक हो सकती हैं जो कि एक्सपीरियंस जो कि माँ अप्लाई करके इस ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ा सकती हैं? क्या कोई ओके। आप बीइंग डॉक्टर आप रिकमेंड करेंगी?
जी, मैं ना ये आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये इससे पहले मैं थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस जो हमारे माशरे में परसिस्ट करती हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों के साथ वो शेयर करूं, ताकि जी ये जी जरूर आम जो हर एक के जहन में ये कुछ मिसकंसेप्शंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक तो यानी कि एक मिसकंसेप्शन जो हमारी माशरे में आम है कि मदर फील करती है कि हर फीड इज नॉट इनफ, क्यों वो समझती है कि उसकी फीड आ नहीं रही या फीड इनफ नहीं है या बच्चे का पेट नहीं भर रहा। तो इस सिलसिले में मैं सबको ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ब्रेस्ट फीडिंग का अमल एक ऐसा अमल है कि जितना ज्यादा बच्चे को आप फीड करवाएंगे उतना ही ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस होगा। ये अल्लाह ताला का ऐसे निजाम है। तो देखिए, अगर मदर फीडिंग के दौरान बहुत बड़ा गैप दे देती हैं या इनफ्रीक्वेंट फीडिंग करती हैं या हर हर कॉल के ऊपर बच्चा रो रहा है तो उसको फीड नहीं करवा रही है, अपने किसी काम में मसरूफ है, तो उसकी वजह से उनका जो वो साइकिल होता है ना, जो वो ब्रेक हो जाता है और वो यानी अच्छे तरीके से उनकी मिल्क प्रोडक्शन ऐसा ऐसा कम होना शुरू हो जाती है। तो उनको फिर ऐसा फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि हमारा बेबी इज नॉट गेटिंग द फीड। तो उस सिलसिले में मैं ये कहना चाहती हूँ कि फ्रीक्वेंट फीडिंग इज इंपॉर्टेंट इन दैट केस। और दूसरी एक चीज जो है, माएँ आके पूछती हैं कि हम ब्रेस्ट फीड तो करवा रहे हैं लेकिन हमारा ख्याल है बच्चे का पेट नहीं भर रहा, तो क्या हम बॉटल फीड भी इसके साथ दे दें? तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि दैट इज आई थिंक अ वेरी नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। कि इससे ये होता है कि जो बॉटल है ना उसके अंदर उसका निपल और है, और जो बेबी जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है उसको फिर निपल कंफ्यूजन हो जाती है। फिर वो अल्टीमेटली यानी कि बच्चा भी ये प्रेफर करना शुरू कर देता है कि एकदम से उसको ज्यादा मिल्क मिल जाए और उसको एफर्ट ना करनी पड़े। तो आई थिंक कि उसे निपल कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मदर्स जो है फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करें। दूसरी चीज, माए ये कहती हैं कि अच्छा आ नहीं रहा, मिल्क नहीं आ रहा, तो वो डिवाइसेस और ये इस तरह यूज करना शुरू कर देती है, पंप्स। तो उससे उस हवाले से मैं ये कहूंगी कि प्रेफरेबली ये उन माओं के लिए बेहतर है जिन्होंने वर्क पे जाना है, जो अपने बेबीज को ज्यादा टाइम आराम से फीड नहीं करवा सकती, जिनको जल्दी है। अदरवाइज जो मदर्स अपनी घर पे हैं, आराम से बेबी को फीड करवा सकती हैं, उनको चाहिए कि वो इन चीजों को अवॉइड करें। और दूसरी चीज, एक बहुत आम पेशेंट्स आके हमें पूछते हैं कि क्या हम हर ब्रेस्ट फीड से पहले अपने निपल को वॉश करें? कुछ लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो उस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि नहीं, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, माए अपनी हाइजीन का जैसे नॉर्मल एक अच्छी हाइजीन का, अपनी सफाई का जैसे ख्याल रखती हैं वो रखें, लेकिन हर ब्रेस्ट फीड से पहले निपल वॉश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निपल के ऊपर कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे यानी चीजें जो कि बेबी के लिए यूजफुल होती हैं, नॉट हार्मफुल। तो अगर बेबी के जीआईटी में चली भी जाएंगी तो उससे बेबी को फायदा होगा, नुकसान नहीं। तो इस चीज से भी यानी कि डरना नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि माएँ आके पूछती हैं कि हम जो है ब्रेस्ट फीड करवा रहे हैं तो हम क्या डाइट लें? हमें हर वक्त ये टेंशन रहती है कि हमने ये दाल खा ली या हम ये खा लिए तो हमारे बेबी को गैस हो जाएगी, ये हो गया, तो हम क्या करें? तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, मदर जब प्रेग्नेंट होती है तो वो सारी डाइट खा रही होती है, तो उसकी बॉडी यूज टू है यानी कि चेंजिंग। तो इससे कोई यानी कि इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपकी किसी पर्टिकुलर खाने से बेबी का पेट बहुत अपसेट हो रहा है, तो फिर यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, लैक्टेशन कंसल्टेंट। तो आप उस वक्त आपको हेल्प की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप यानी वैसे ही बस सोच रहे हैं कि ये ऐसे ये खाने से ही हो जाएगा, इस तरह की एप्रीहेंशन या टेंशन नहीं लेनी। और दूसरी चीज, एक पेशेंट्स कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम एक्सरसाइज करें तो लोग कहते हैं कि हमारे मिल्क का टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो साइंटिफिक एविडेंस ने ऐसा प्रूव नहीं किया। और कुछ लोगों को ये अप्रीहेंशन होती है, वो आके पूछते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो क्या हम मिल्क बच्चे को फीड करें? तो उसका भी आंसर है यस। अगर आपकी हिम्मत है, आप कर सकते हैं तो सेफली, क्योंकि जब मदर बीमार होती है तो उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स पैदा होते हैं जो कि उसको डिजीज फाइटिंग में हेल्प करते हैं। और जब बच्चा वो मिल्क लेता है तो वो माँ के जरिए से वो बच्चे के अंदर भी वो कुव्वत मुदाफत बढ़ाने वाला जो चीज है, एंटीबॉडी, वो यानी उसके अंदर चली जाती है, तो बेबी को प्रोटेक्शन मिल रही होती है। बेबी को ये नहीं कि अगर मदर बीमार है तो उसकी बीमारी खुदा ना खास्ता चली जाएगी। ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड आम तौर पे, यानी कि गला खराब हो कोई, यानी उस पे ब्रेस्ट फीडिंग यानी कॉन्ट्राइंडिकेटेड मीन्स मना नहीं होती। और कुछ लोगों का ख्याल होता है कि दे कांट टेक मेडिकेशन इफ दे आर ब्रेस्ट फीडिंग।
उसका आंसर ये है कि लोग पूछते हैं कि नहीं अब हम ब्रेस्ट फीड करें, अब हम कोई दवाई भी नहीं ले सकते। ये भी चीज ऐसी सोच ऐसी नहीं है कि बहुत सारी मेडिसिन जो आम बीमारी के लिए जो मेडिसिन होती हैं दे आर सेफ इन ब्रेस्ट फीडिंग, तो आप लोग वो ले सकते हैं। तो हाँ, अगर आपको, लेकिन विद द कंसल्टेशन ऑफ योर डॉक्टर, तो डॉक्टर आपको गाइड करेगा कि हाँ ये जो चीज है ये आपके ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान आपके मिल्क के जरिए आपकी बेबी तक नहीं जाएगी, कोई हार्मफुल तो नहीं होगी। तो ये वाली चीज। और फिर ये कि एक क्वेश्चन जो था कि हाउ एक्यूरेट, कि अगर अच्छी इंफॉर्मेशन मिले तो वो पेरेंट्स के लिए कैसे यूजफुल हो सकती है। तो उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि नॉलेज जो होती है हमेशा पावर होती है, जानने वाला और कभी ना जानने वाला कभी बराबर नहीं हो सकते। तो हमेशा मदर की एजुकेशन, इफ मदर इज मोटिवेटेड शी विल ब्रेस्ट फीड एंड हर बेबी विल बी हेल्दी, शी विल बी हेल्दी। और उसकी लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन बेबी की भी और मदर की भी, उसकी बोन हेल्थ के हवाले से देखा जाए, कैंसर से प्रोटेक्शन, हर तरह से उसे फायदा होगा। एंड इट्स, आई थिंक इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक को ये सोचना चाहिए। और रिलैक्स एनवायरनमेंट के हिसाब से बात हुई थी कि हम सपोर्टिव एनवायरनमेंट मदर के लिए, कि एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। और उसके लिए मैं कहती हूँ कि सबसे पहले अगर मदर को एजुकेट किया जाए, उसको, जैसे अब ये अवेयरनेस प्रोग्राम हो रहा है, ये मदर्स की एजुकेशन के लिए है कि आपको अवेयर किया जाए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, ताकि आप आगे जाके आने वाली लाइफ में पता नहीं कितने लोगों को, आप लोगों से फायदा होगा। और दूसरा ये कि लैक्टेशन क्लिनिक्स भी होते हैं, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं अगर यू हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग लैक्टेशन। फिर उसमें गायनोकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक्स, नर्सिंग का रोल है, फार्मासिस्ट वगैरह सब आप लोग की हेल्प कर सकते हैं। और दूसरी ये कि इजीली अप्रोचेबल सर्विसेज होनी चाहिए। उसमें ऑनलाइन सर्विसेज जैसे कि शी फार्मेसी का प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी यानी कि सर्विसेज, कोई ऑनलाइन सर्विसेज, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस पे वर्चुअल मेडिकल ओपिनियन के लिए भी ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन डॉक्टर्स हैं, आप लोग यानी उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा ये कि पार्टनर की हेल्प, जैसे कि उन्होंने बताया कि पार्टनर्स रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर पार्टनर सपोर्टिव होगा, फैमिली सपोर्ट करेगी, आई थिंक इट विल बी ऑल वेरी हेल्पफुल। और दूसरा ये कि रोल ऑफ गुड न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी डिटेल में, उसको मैं नहीं जी और बिल्कुल डॉक्टर रिकमेंडेड नुस्खा, काफी रिकमेंडेड। डिटेल में बता रही हूँ। और जैसे अभी आपने कहा कि पार्टनर का, तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में सेम टॉपिक को लेकर, ये सेम थीम को लेकर जो है वो कपल्स के साथ भी ये इरादा रखते हैं कि हम इस तरह के सेशन प्लान करें। क्योंकि मदर ओके। से तो हम बात कर रहे हैं, जाहिर है मदर को तो समझ में भी आ रहा होगा और बहुत सारी जी चीजें उनको क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जो पार्टनर्स के साथ होती है, बाज़ औक़ात पार्टनर नहीं मान रहे होते या घर वाले नहीं मान रहे होते, तो इट वुड बी गुड कि हम जो है वो इन लोगों के लिए भी सर्विसेज इंक्लूड करें, ताकि जो है वो उनके लिए अवेयरनेस और एजुकेशन हो और वो दोनों एक जी दूसरे को सपोर्ट कर सकें। जी मिस अच्छा, अंतुल, इट विल बी वेरी यूजफुल, कि मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेनिफिशियल होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल हम जनरल पब्लिक के लिए इंशाल्लाह बहुत कमिंग डेज में ही ये प्लानिंग स्टार्ट करें। अच्छा, हमारे पास जी कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिसको एंटरटेन आप लोग कर सकते हैं, जो पैनलिस्ट के लोग हैं। अच्छा, मैं इसके अलावा मोटिवेट करूंगी, यानी कि इंकरेज करूंगी कि अगर जो क्वेश्चंस आप लोग ने लिखे हैं, अगर वो क्वेश्चन खुद भी करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी कि आप जिस अंदाज में बात करके अपना मसला हल करेंगे वो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, न्यूट्रिशनिस्ट मौजूद है, कंसल्टेंट मौजूद है, तो आप लोग खुद भी क्वेश्चन करें ताकि आप लोग को इसका फायदा हो। अच्छा, हमारे पास क्वेश्चन आया है एक यूसरा की तरफ से। बेबी मदर फीड ले रही है लेकिन 45 मिनट्स कंटिन्यू फीड के बाद भी रोता है या बेचैन रहता है, और फीड चेक करें तो वो वाटरी है ज्यादा, तो क्या इस सिचुएशन में फार्मूला मिल्क दिया जा सकता है? 1 मंथ का बेबी है। और दूसरा ये कि अगर दें फार्मूला मिल्क तो कौन सा आप रिकमेंड करेंगी? ये आप क्या इस तरह के सेशन में रिकमेंड कर रही होती है डॉक्टर, या जो भी इसको जो है वो एंटरटेन करना चाहें? जी मैं कर दूं उसको जी एंटरटेन जी हाँ क्वेश्चन बिल्कुल। को। ओके, जैसे इन्होंने कहा कि बेबी जो है वो 45 मिनट्स फीड लेता है और फिर वो फिर भी बेचैन रहता है। आई थिंक कि फिर यानी कि मदर, एक तो मैं ये कहना चाहती हूँ मदर्स जो है ना वो दोनों साइड से यानी कि एटलीस्ट 20 मिनट्स दोनों साइड से फीड करवाएं। और दूसरी चीज कि जब माए जल्दी वो शुरू का जो मिल्क आता है ना दैट इज वाटरी, उसके अंदर वाटर की कॉम्पोजिशन ज्यादा होती है। और जो बिल्कुल एंड पे जो मिल्क आता है ना उसके अंदर जो फैटी कंटेंट है, जो ग़िज़ाइयत से ज्यादा भरपूर चीजें हैं। पहले बच्चे की देखिए, जैसे पानी खाने से पहले पानी पीते हैं, तो हम पानी का ग्लास लेते हैं तो हम पहले यानी उसके बाद हम खाना शुरू करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने बेबी के मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क में भी पहले यानी बेबी के लिए पानी रखा है,
तो पहले उसकी प्यास बुझती है, फिर जितना देर के लिए मदर फीड करवाएगी उतने ही उसका पेट भरेगा। तो इसलिए उसमें ये भी होता है कि कभी कभी मदर्स जल्दी कर रही होती हैं ड्यू टू सम वर्क, को काम होता है घर में, बहुत 100 काम हो, या कोई गेस्ट होते हैं, वो इतना रिलैक्स एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा होता मदर को कि वो अच्छी तरीके से फीड करवाए। तो वो फिर बेबी का यानी कि फीलिंग नहीं होती बेबी की, तो बेबी वो रोता रहता है। मदर को उस वक्त यानी देखिए उस वक्त यानी कि 20 मिनट्स एटलीस्ट फ्रॉम वन साइड, तो और 20 मिनट्स फ्रॉम द अदर साइड एटलीस्ट। और फिर ये है कि उससे बच्चा बेचैनी, और दूसरी चीज आफ्टर द फीड बच्चे को आप थोड़ा अपराइट रखें, उसे बर्प करवाएं। और फिर ये अमूमन ये होता है कि अगर बच्चे को एडिक्वेट ब्रेस्ट फीड मिल रही है तो वो यानी कि सुकून से पीसफुल हो जाता है और वो सो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा बेचैन है तो आप उसकी ब्रेस्ट फीडिंग का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ा दें, और फ्रॉम ब्रेस्ट फीड फ्रॉम बोथ द साइड्स। अपनी डाइट का भी ख्याल रखें। और दूसरा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि फार्मूला मिल्क जो अगर आप ओके, अगर बेबी 6, मैं ये मेरा इसका आंसर है कि अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है उसको बिल्कुल फार्मूला मिल्क की जरूरत नहीं है। मदर में पूरी टॉक के बाद आई थिंक कि अब आप लोगों का फैसला चेंज हो जाना चाहिए कि अब हमने फार्मूला मिल्क के बारे में सोचना नहीं है, हमने मदर के मिल्क के बारे में सोचना है और अपनी चीज को बेस्ट समझना है। जो बिल्कुल मदर इसी का टॉपिक मिल्क के है ऊपर दैट इज बात बेस्ट हो फॉर रही द बेबी। बिल्कुल इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, और WHO का थीम भी है अगस्त के अंदर फर्स्ट वीक में ब्रेस्ट मिल्क की प्रमोशन के लिए जो है वो ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि इसके ऊपर वर्क किया जा सके। अच्छा, डॉक्टर साइमा जो है, जो फार्मासिस्ट भी है हमारे साथ, तो मैं इनसे पूछूंगी कि एज बीइंग फार्मासिस्ट हम किस तरह वर्किंग कर सकते हैं, या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा सके कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो ज्यादा अच्छा है बनिस्बत जो है वो फॉर्मूला मिल्क के। डॉक्टर साइमा। जी, बहुत शुक्रिया इस सवाल का। उसमें जिस तरह से ये तालीमी मसरूफियात होती हैं यूनिवर्सिटीज़ में और दूसरे इदारों में, वहाँ पर वर्कशॉप्स और सेमिनार्स तो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हमारी अवाम की जो पढ़ी लिखी लॉट है, वो तो उनसे मुस्तफ़ीद हो सकती है और वो अपने तौर पर अपने पीयर्स में यहाँ वहाँ वो बात करके वो चीज़ फैला सकती है। लेकिन जो लोग वो इन वर्कशॉप्स पे नहीं जा पाते या वो इन सेमिनार्स को नहीं सुन पाते, उनके लिए हम फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स उनको मिलकर, जिस तरह मेडिकल कैंप्स होते हैं, अवेयरनेस सेशंस होते हैं, वो दूर दराज इलाकों तक में भी उन तक बात पहुंचानी चाहिए, जिसका एक तरीका ये जो आपने ऑनलाइन डिस्कशंस का रखा है। तो इस तरह के जो सेमिनार्स जो हैं वो होते रहने चाहिए, ठीक है। और एक एतमाद डेवलप होना चाहिए कि जो माहिरीन हैं और जो अवाम है, ठीक है, तो वो अपने सवालात खुलकर कर सकें और माहिरीन जो है वो अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक उनको बेहतरीन राय जो है वो दे सकें। और फिर मुख्तलिफ सिचुएशंस जो हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि पहले भी डॉक्टर बुशरा से मुझे है अंदाजा, जब उनसे भी डिस्कशन हुई थी, कि हर एक केस जो है वो एक इनफरादी हैसियत रखता है। अगर कोई और बहुत मुश्किल जैसे डिफिकल्टी वाला मामला है तो वो तो 1 to 1 डील कर लिया जाएगा, लेकिन वो यही फोरम इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब मजीद ये बात कि जी ब्रेस्ट फीडिंग के कल्चर को प्रमोट करने के लिए इन सेशंस के अलावा और क्या किया जा सकता है, तो बात शुरू की जानी चाहिए घर से। घर से सबसे पहले खवातीन खुद अपनी अहमियत को समझे। अगर वो खुद अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगी, कोई भी और शख्स आपको नहीं देगा। हम सबको इस पर वर्किंग करनी है, हम सबको इसमें अपनी मेहनत लगानी है, अपने अपने घरों के माहौल को बेहतर बनाने के लिए। ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है, ये अल्लाह ताला की तरफ से दिया हुआ अतिया है, उसको हक समझते हुए, अपना फर्ज समझते हुए और उस बच्चे का हक समझते हुए जरूर अदा करें। जो आप फर्ज अदा करेंगी उसमें आपका हक भी अदा होगा, क्योंकि वो जो मेडिकली, जो अभी हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ना सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए फायदेमंद है, बल्कि माँ की सेहत के लिए भी फायदेमंद है, ठीक है। तो इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले खवातीन को अपने लिए फैसला खुद लेना है, ठीक है। अच्छा, अब वो खुद लेने के लिए ये जो सिचुएशंस हैं कि जी घर में दूसरे कामों में मसरूफ हो जाती हैं तो बच्चे को निगलेक्ट किया, ऐसा ना करें, ठीक है। जब बच्चा आ गया तो उस वक्त उसकी कुल कायनात जो है वो बच्चा हो जाता है। लेकिन कभी आजकल के जो जिस तरह शहरी वो इलाकों में कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ खवातीन अपनी नादानी में उसका मिस यूज कर देती हैं। वो ये फिर कभी ऐसा भी होता है कि हर काम से हाथ उठा के बैठ जाती हैं कि बच्चों को लेकर बैठे रहने, और मुख्तलिफ मामलात में
शिकवे का जो जज्बा है या शिकवा शिकायत वो करते रहना, इसका बहुत गलत अंदाज पर वो असरअंदाज होती है, उनकी अपनी सेहत पर भी और बच्चे की सेहत पर भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती। तो जिस तरह मुख्तलिफ स्टेप्स सिखाए गए, उसमें ये एक और तरीका आप अपना लीजिए कि जी बावजू होकर अगर आप वो करेंगे तो यकीनन उसका असर बच्चे की सेहत पर होगा। दूसरी बात ये, आप अपनी हाइड्रेशन और स्लीप जो है वो भी तो बेहतर तो होगी। अपने घर वालों को कन्विंस करने के लिए आप जो टाइमिंग्स फिक्स करेंगे कि हर 2 या 2.5 घंटे के बाद आपने जो अपना एक सर्कल पूरा करना है अपने बच्चे के साथ, दूसरे लोग बेशक अगर कुछ जैसे मसाइल होते हैं, घरेलू मसाइल, कुछ लोग पसंद करते हैं आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त आप उनसे लड़ाई झगड़ा किए बगैर अपना हक इस्तेमाल करें और बच्चे को मुकम्मल वक्त दीजिए, और फिर उसके बाद यानी खामोशी इख्तियार कीजिए, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करते हुए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा और घर का माहौल भी दुरुस्त होगा, बच्चे की सेहत भी बेहतर होगी। उसमें एक बूस्टर जो है वो, ये सबसे बेहतरीन बात यह है कि माँ के दूध के जरिए बच्चे की जहनी सेहत भी बेहतरीन होती है। हम आप सब चाहते तो ये हैं कि जो बच्चे बहुत ज़हीन हो, बच्चे फर्मा बरदार हों, ठीक है, लेकिन आज हर दूसरा शख्स, अगर हम स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में देखें, अपनी कलीग्स में भी हम देख रहे होते हैं, उनको शिकायत ही बच्चों से ये होती है। उसमें मल्टीपल फैक्टर्स जरूर हैं, आजकल के जो गैजेट्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो मीडिया का और उसका भी असर है, बट स्टिल उसमें ये वाली चीज की जी आपने क्या, जिस वक्त वो बच्चे की जरूरत थी ब्रेस्ट फीड की, वो पूरी की, तो क्या उसकी जो जहनी सलाहियतें जो उस वक्त परवान चढ़नी चाहिए थी वो बेहतरीन परवान चढ़ी। उसका वो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है जो शुरू के 3 साल जो ब्रेन डेवलपमेंट में है, तो इंसान की शख्सियत वो बन जाती है, वो बेहतरीन माहौल प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। उसमें बेशक सब घर वालों का एक रोल होता है बच्चे की तरबियत में, लेकिन सबसे बड़ा और अहम जो किरदार है वो एक माँ का ही है। माँ को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, कोई कितना ही कहे। माँ को अगर इस मकाम पर अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया है कि उसके पैरों तले जन्नत रखी है, तो वो इसलिए कि उसने बहुत बहुत तकलीफें काट कर उसको जन्म दिया, और उससे ज्यादा वो तकलीफें सहकर उसको परवान भी चढ़ाती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वाले बिलीफ के जी अल्लाह ताला ने बहुत आसानी कर दी है कुरान पे, ये हुकूक, माँ के हुकूक, बच्चे के हुकूक कुरान पे भी जिक्र है, बस हमें उस पर अमल की जरूरत है। उन चीजों की का इल्म हम तक वो जो नहीं पहुंच पाया, उसको खुद से लर्न करने की भी जरूरत है। तो ये मत कहें कि जी हम इतने बड़े हो गए तो अब क्या किताब खोलें और अब क्या समझें, कोई सेशन अटेंड करें, नहीं, इट्स नेवर टू लेट। तो थैंक यू इन मैम, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा और बहुत डिटेल में गाइड किया, जरूर हमारे पार्टिसिपेंट को इससे फायदा हुआ होगा। अब हमारे पास अभी एक क्वेश्चन और मौजूद है। लिखा हुआ है कि अगर इस पीरियड के बिटवीन दूसरी प्रेगनेंसी हो जाए तो फर्स्ट बेबी को फीड करवाना चाहिए या नहीं? कोई इंटरव्यू कर सकेगा? मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो इस पे कुछ रोशनी डाल सकें। सवाल ये है कि आमतौर पर जो ये मदर फीड है उसका दौरानिया आमतौर पर 2 से 2.5 साल का होता है, तो ये तो वैसे तो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव टाइम पीरियड है, लेकिन बट समहाउ और द अदर अगर इस दौरान सेकेंड प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए, ये सवाल है। जी। यस डॉक्टर बुशरा कैन एंटरटेन इट। यस, देखिए, अगर आमतौर पे अगर अगर मदर्स फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं तो ये बर्थ स्पेसिंग काफ़ी अच्छी रहती है, लेकिन उसके बावजूद ये होता है कि जब फीड फीड के दौरान बीच में यानी गैप आ जाते हैं तो वो जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन जितनी अच्छी होनी चाहिए वैसी होती नहीं है, और फिर ये है कि प्रेगनेंसी हो सकती है उस दौरान, क्योंकि जब गैप ज्यादा हो जाएगा तो उसमें फिर यानी कि एग रिलीज होने के चांसेस होते हैं। तो उसकी एक रीजन यही होती है कि जो फीडिंग के बीच में गैप है ना, और और अगर यानी कि प्रेगनेंसी हो जाए तो आई थिंक वो यानी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, इट शुड कंटिन्यू उसको, यानी कि आप यानी कि कंटिन्यू रखें प्रेगनेंसी को, अपनी फीड का ख्याल, अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें। और रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ द सेकंड चाइल्ड, जो पहला बेबी है वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है और वो प्रेगनेंसी हो गई है, तो आई थिंक कि पहले बच्चे का जो हक है वो स्टिल रहेगा और उसको ब्रेस्ट फीड करवाया जाना चाहिए। हाँ, मदर्स का ये अप्रीहेंशन होती है कि अगर मैम जी कितने बहुत अर्से तक ब्रेस्ट फीड करवाया जाए, क्योंकि फिर इस तरह तो मदर की जो एज है वो कहते हैं मदर की जो हेल्थ है वो इफेक्ट होगी।
हाँ, उसके लिए यही मैं कह रही हूँ कि उसके लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स और अपनी डाइट को यानी अच्छा रखें, लेकिन ये है कि इट इज वेरी सेफ कि बच्चे को फीड करवाया जा सकता है, उसमें कोई यानी कोई इतनी वो नहीं है। हाँ, शर्त यह है कि अपनी डाइट का यानी अच्छा ख्याल रखा जाए, और अपने कैल्शियम इंटेक का, आयरन का, इन चीजों को ख्याल रखते हुए फर्स्ट बेबी को उसका हक दे, और दूसरा बेबी जो ऑन द वे है, आई थिंक दैट्स ओके। तो फिर ये इसको यानी कि बस अच्छी डाइट और इन चीजों से मैनेज करना चाहिए, मैम और मेरी इसमें भी कोई वही जानना है कि कितने अरसे तक, कितने टाइम जी, पीरियड तक वो कंटिन्यू करें ब्रेस्ट जब फीडिंग? मैं तो ये कहूंगी कि जब तक वो करवा सकती हैं वो करवा सकती हैं, यानी कि जब तक 2 इयर्स तक, अगर बेबी अगर यानी कि प्रेगनेंसी हो गई है, 1 ईयर का बेबी है, या अगर 6 मंथ्स का बेबी है, लेट्स सपोज, तो वो यानी कि कंटिन्यू करवा सकती है थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी। और तो इससे तो बेबी जब इससे जो जब मदर तक है नेक्स्ट बेबी जी, उनकी मदर है जो है उनकी हेल्थ पर, या जो न्यू आपका यानी कि न्यू बेबी है जो आने वाला है उसकी हेल्थ पे इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? नहीं, उससे ये होता है कि अगर मदर को ये ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, क्योंकि जब ये इस तरह हो गया है तो आप यानी कि उसके ऊपर मेटाबॉलिक यानी उसकी रिक्वायरमेंट जरा ज्यादा हो गई है। उसने वो जो पहला बेबी है उसके उसके यानी कि मिल्क की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी डाइट को, अपनी सप्लीमेंटेशन को अच्छा करना है। और दूसरा ये कि जो बेबी ऑन द वे है उसके लिए भी उसकी बॉडी उसको सपोर्ट करेगी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ, ये है कि अगर वो यानी कि बेबी, अगर वो समझती है कि बेबी अगर बहुत ज्यादा मदर स्ट्रेस्ड आउट हो गई है, और वो समझती है कि नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर पाऊंगी, तो फिर यानी कि जरूरत के तहत फिर हम उसको फॉर्मूला मिल्क पे लेके जा सकते हैं बेबी को। लेकिन इफ शी कैन मैनेज दैट्स ओके, लेकिन अपनी डाइट को अच्छा रखे, और सप्लीमेंटेशन और यानी फार्मासिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट भी इस हवाले से यानी कि मेरे ख्याल है इसमें थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं कि उनको अपनी जी डाइट के लिए यानी कि रिक्वायरमेंट, क्योंकि देखें जो होती बिल्कुल, है हमारी जो प्रेगनेंसी। न्यूट्रिशनिस्ट है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी इस पे थोड़ी सी बात कर लें। जी, बिल्कुल, मैं इसी तरफ आ रही थी कि हम ये तो कहते हैं कि भई अच्छी डाइट रखें, बैलेंस डाइट रखें, लेकिन वो है क्या? उसको किस तरीके से हम अपनी डेली लाइफ में लेकर आएँ? तो उसपे मैं एक बेसिक आपको चीज़ें बता दूँ कि बैलेंस डाइट का क्या मतलब होता है बेसिकली, कि हमारे पास 5 फूड ग्रुप्स होते हैं, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, डेयरी एंड फैट्स। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि आप इन पांचों फूड ग्रुप में से डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सोर्सेज अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं और उनका इंटेक, उनका कंजम्पशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कार्ब्स की बात करें तो उसमें राइस, रोटी, ओट्स आते हैं, पॉरेजेस आते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं, फ्रूट्स होते हैं, वेजीज होती हैं, जितने भी होते हैं। प्रोटीन में हमारे पास दालें हैं, गोश्त हैं, चने वगैरह हैं, अंडे का इस्तेमाल है, डेयरी में दूध दही का इस्तेमाल है, फैट्स और शुगर्स कम क्वांटिटी में चाहिए, लेकिन गुड फैट्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और शुगर बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में, बट स्टिल वो भी कहीं ना कहीं हमारी डाइट में होता है। तो ये बैलेंस डाइट होती है कि आपने पांचों फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में शामिल करना है। आयरन रिच डाइट का इस्तेमाल करना है। आयरन रिच का मतलब है कि तमाम गोश्त का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, लोबिया का इस्तेमाल, चने का इस्तेमाल, हरी सब्जियों का इस्तेमाल आपने करना है। इसके साथ हो सके तो विटामिन सी कंटेनिंग चीजें जैसे कि टमाटर है, नींबू है, उसका इस्तेमाल करें, वो आयरन एब्जॉर्प्शन को आपकी बढ़ाता है। चाय का और दूध का इस्तेमाल इन चीजों के साथ नहीं करें, क्योंकि वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करता है। देन कैल्शियम रिच डाइट का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम फीड करा रहे होते हैं ऑफ कोर्स दूध हमें भी चाहिए होता है, तो ताकि वो और अच्छे से मिल्क फॉर्मुलेशन हो, मिल्क प्रोड्यूस हो, उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो, तो दूध का, दही का इस्तेमाल अच्छा कीजिए। पनीर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हाइड्रेशन का भी डॉक्टर साइमन ने भी बताया कि आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पानी ही लें, आप दूध का भी इस्तेमाल करें, आप दही का भी इस्तेमाल करें, आप लेमनेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फ्रेश फ्रूट के जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने खानों में सूप्स और ग्रेवी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा एक दो जो हर्ब्स हैं, एक दो हमारी चीज़ें हैं जो कि मिल्क प्रोडक्शन को एक्टिवेट करती है, उसको अच्छा करती है, उसमें आते हैं सौंफ और मेथी दाना। इसका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। जब आप लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उसका कहवा सा बना के आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकती हैं। चाय का और कॉफ़ी का इस्तेमाल थोड़ा सा आपने लिमिट करना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी डॉक्टर साइमन ने ऑलरेडी बता चुकी थी कि अलसी के बीज हैं, वॉलनट्स हैं, फैटी फिश जैसे कि सुरमई फिश हमारे पास होती है, उसका इस्तेमाल करें। तो ये बहुत अच्छी एक डाइट मिलती है हमारी ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को। क्यों? क्योंकि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट प्रेग्नेंट मदर्स से ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि अब मैंने जब आपको कैलोरीज की बात की थी कि अराउंड अप्रोक्सीमेटली 500 to 600 कैलोरीज जब वो प्रोवाइड कर रहे हैं बेबी को, तो वो कहाँ से आ रही है? वो मदर के अंदर से प्रोडक्शन हो रही है, मदर काम कर रही है उस चीज़ के ऊपर, और फिर वो मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है और फिर मिल्क बेबी ले रहा है।
तो कहीं ना कहीं मदर को चाहिए कि वो अपनी उसमें कैलोरीज का कंजम्पशन भी एडिकेट रखना है, सफिशिएंट रखना है और अच्छे से रखना है। इसके अलावा एक एडवाइस जो कि हम लोग देते हैं पेशेंट्स को कि आपने अपने वेट लॉस के साथ बहुत पेशेंट रहना है, आपने जल्दी नहीं मचानी, बहुत ग्रेजुअली। अब ये वेरी करता है, कुछ पेशेंट्स में जल्दी वेट लॉस होता है, कुछ का बहुत आराम से होता है, लेकिन होता है और बहुत अच्छा होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहता है। बहुत जल्दी आप बाउंस बैक नहीं करेंगे। शर्त यह है कि आपने क्लीन ईटिंग करनी है, बैलेंस डाइट रखनी है, आपने कैलोरिक डेंस की तरफ नहीं जाना है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स की तरफ जाना है। इसका क्या फर्क है? कैलोरिक डेंस का मतलब है कि जिसमें कैलोरीज ज्यादा अमाउंट में हो, जैसे कि हमारी जंक फूड होते हैं। न्यूट्रिएंट डेंस का मतलब है कि जिसके अंदर न्यूट्रिशन की अमाउंट ज्यादा हो, जैसे शेक्स होती है, हमारी स्मूदीज होती हैं जिसके अंदर आप नट्स भी ऐड करते हैं, फ्रूट्स भी ऐड करते हैं, नेचुरल शुगर्स ऐड करते हैं, कोई उसके अंदर एडिटिव्स ऐड नहीं होते। तो ये एक हेल्दी न्यूट्रिएंट रिच चीजें होती हैं जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, कम अमाउंट में आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रही है। और इसी को अगर मैं ब्रेस्ट फीडिंग के साथ लिंक करूं, तो जब मदर की डाइट इतनी अच्छी, इतनी सफिशिएंट होती है, तो ये बेबी में बहुत लॉन्ग टर्म अच्छे ईटिंग बिहेवियर को बनाता है, उसके अंदर डेवलप करवाता है, फ्लेवर एक्सपोजर उसको मिलता है। एक ये जो मिथ्स है कि जी चने खा लें या इस तरह की दालें खा लें तो गैस हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेबी के अंदर सिर्फ आपका मिल्क जा रहा है और उसके अंदर कंटेनिंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके बेबी के अंदर जा रहे हैं। तो आप इस मिथ्स को साइड पे करें, आप हर चीज, हर अच्छी चीज का इस्तेमाल करें। जितना अच्छा आप लेंगे, आपका फ्लेवर वो ब्रेस्ट फीड के होते हुए बेबी में जाएगा, बेबी एक्सपोज होगा और कम से कम चांसेस होंगे कि वो आगे जाके पिकी ईटर बनेगा। इसी तरह बेबी के अंदर एक सेल्फ रेगुलेशन ऑफ एपेटाइट इंक्रीज होगी, उसको पता है कब भूख लग रही है, कब उसका पेट फुल हो गया, अब उसका टाइम हो गया, एक टाइम इंटरवल का उसका अंदाजा होगा। ये सारी चीजें बहुत अर्ली स्टेज पे शुरू हो जाती है, जो कि आगे जाके हमारे लिए बहुत काम आती है। बट ड्यू टू सेवरल रीजंस, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, हमें इन चीजों को हम नहीं इतना सीरियसली ले पाते। न्यूट्रिशनल फाउंडेशन आप लेट बैक उस टाइम कर रहे होते हैं, जितनी अच्छी अगेन आपकी डाइट होगी उतनी अच्छी आप बेबी को भी देख सकोगे, अपना भी ख्याल कर सकोगे और लॉन्ग टर्म भी वो आपके लिए काम आएगा। यस, दैट्स इट। दैट्स ग्रेट फाइका, बहुत मजा आया सुनकर भी और इंशाल्लाह पार्टिसिपेंट को इससे बहुत फायदा भी होगा। अच्छा, हमारे पास अभी कुछ क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। समीन खान ने क्वेश्चन पूछा है कि न्यूनेटल जॉइंटिस के लिए ब्रेस्ट फीड कितना इफेक्टिव है और कितना टाइम लगता है सबसाइड होने में। तो ये हमारे पैनलिस्ट में से जो एंटरटेन कर सकें। इसके अलावा भी अभी क्वेश्चंस मौजूद हैं, हम थोड़ा जल्दी जल्दी इसको कवर करेंगे, तो जो भी क्वेश्चन एंटरटेन करेंगे वो थोड़ा सा टाइम का भी ख्याल करें। क्वेश्चन सुनिए। जी, एम आई ऑडिबल? यस यस यू आर। ये न्यूनेटल जॉन्डिस, सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सब लोगों के लिए जो हमारी ऑडियंस है कि ये यरकान का पूछ रहे हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना इफेक्टिव है और कितना टाइम लगता है इसको सबसाइड होने में। अब ये इसको सबसे पहले तो मैं बताना चाह रही हूँ कि एक जो है सबसे आम जॉन्डिस जो पाया जाता है बेबीज में, वो होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, जो कि जैसे कि हमारा जिगर, जो जैसे बेबी का जिगर होता है, वो अभी इतना मेच्योर नहीं होता कि वो यानी कि बिलिरुबिन और पिगमेंट्स वगैरह को हैंडल कर सके। तो उसकी वजह से जो पिगमेंट्स की मिकदार ज्यादा होने की वजह से वो पिलाहट आ जाती है। और उसके लिए ये है कि उसके लिए यह है कि ब्रेस्ट फीड, वैसे नॉर्मली ब्रेस्ट फीडिंग का इसके साथ कोई इतना रिलेशन नहीं होता। इसके लिए एडवाइस ये किया जाता है कि आप बेबी को हल्की पहली यानी कि हल्की लाइट में, इसके सबसे पहले इसके लिए तो ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, इसके लेवल्स चेक किए जाते हैं कि उसके बिलिरुबिन के लेवल्स कितने हाई हैं और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जाती है। जो बिल्कुल नॉर्मल, जो आम हर बंदा करता है और हर मदर को यानी हम अवेयर करते हैं, वो ये कि जो हल्का पिलाहट होती है शुरू के दिनों में बेबी में, वो खुद ब खुद सबसाइड कर जाती है। और उसके लिए बेबी को यानी कि हल्की सनलाइट में, डायरेक्ट में नहीं, बिल्कुल हल्की सनलाइट शुरू की जो होती है दिन के आगाज में, और बिल्कुल डायरेक्ट उसके ऊपर ना पड़े, तो उसको थोड़ी देर उससे एक्सपोज किया जाता है। तो फिर ये कि विद टाइम 1-2 हफ्ते के अंदर बेबी खुद ब खुद उसका यानी कि लिवर जब मेच्योर होना शुरू करता है और उसके यानी कि सेल उसके यानी पिगमेंट्स को हैंडल करना शुरू कर देता है, तो वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। हाँ, अगर एबनॉर्मल जॉन्डिस है, जो कि जिसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहा जाता है, तो उसमें फिर थेरेपीज होती हैं और ट्रीटमेंट्स की जाती हैं। उसके लिए फिर ब्लड टेस्ट हमें बताएगा, लेकिन फिजियोलॉजिकल जो आमतौर पे होता है उसके लिए यही है। और ब्रेस्ट फीडिंग को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग का इसमें कोई नुकसान नहीं है। सही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर बेबी लैक्टोज इंटॉलरेंस में है, कि उसको मदर फीड कर सकती हैं, उसमें लैक्टोज होता है।
नहीं, उसपे बेबी देखिए नॉर्मली हमारे मिल्क में जैसे बाकी लोग भी जानते हैं, सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि इसमें गैलेक्टोज पाया जाता है। गैलेक्टोज उसके अंदर लैक्टोज भी होता है। तो अगर बेबी को ये डायग्नोज हो गया है कि वो लैक्टोज इनटॉलरेंट है, तो बेबी को फीड नहीं करवानी चाहिए। उसके लिए यानी कि वो एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है जिसमें कि बेबी उसको टॉलरेट नहीं करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती उसकी बॉडी, क्योंकि उसके अंदर ऐसी एंजाइम्स नहीं पाए जा रहे जो उसको हैंडल करते हैं। तो उसके लिए ये होता है कि लैक्टोज फ्री प्रेपरेशंस, मिल्क प्रेपरेशंस होती है। उसपे यानी कि उसके ऊपर लिखा होता है जो मिल्क आप लेने जाएंगे, जैसे फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला इज लैक्टोज फ्री, बहुत सारे होते हैं और डिफरेंट कंपनीज के होते हैं। वन ऑफ देम इज नैन। उसके ऊपर लिखा होगा कि ये लैक्टोज फ्री है। आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपका बेबी लैक्टोज इंटॉलरेंट है तो वो लैक्टोज फ्री प्रेपरेशन, फ्री ऑफ लैक्टोज लेगा। और उसको आपने मिल्क या मिल्क से बनी हुई कोई भी प्रोडक्ट बेबी को नहीं देनी। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन खुद भी करना चाहूंगी, जैसे अभी आपने बताया ना नैन, सही है, बिल्कुल द जी, सेम है कि क्या इस तरह बेबी को मिल्क दिया जा सकता है कि किसी से सुनकर या फैमिली में लोग बता रहे होते हैं कि तुम ये ट्राई करो, तो क्या इस तरह बेबी को देना चाहिए या डॉक्टर और फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन जरूरी है? मेरा ख्याल है कि सिर्फ यानी कि फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स की और हेल्थ प्रोफेशनल की रिकमेंडेशन के साथ देना चाहिए। वरना अगर जरूरत नहीं है तो हमें क्या जरूरत है कि हम फॉर्मूला देखिए ना। आज हमने सारी टॉक की और उसके बाद मेरा ख्याल है कि मदर्स को सबको मोटिवेट हो जाना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि से नो टू फॉर्मूलाज। तो जो मदर, जो अल्लाह ताला ने ग़िज़ायत बनाई है, जो बेबी के लिए सबसे बेस्ट है, वो ही देनी चाहिए, मदर फीड। और कोई किसी और फॉर्मूला के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा मसला है, अगर आप समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ मदर्स खुदा न खास्ता जिनको वेस्टर्न कंट्रीज में या वैसे एड्स में, एड्स हो मदर को तो बेबी को कॉन्ट्राइंडिकेट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। और भी बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई कैंसर है, मदर को उसको कीमोथेरेपी, उसको कैंसर की ट्रीटमेंट मिल रही है या रेडियोथेरेपी मिल रही है, तो उस केस में भी बेबी को आप ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकते। इस तरह यानी कि आपको बीइंग यानी कि हेल्थ प्रोफेशनल से मेरा ख्याल है कि सपोर्ट लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। जहाँ पे आप माँ समझती है जरूरी है तो उसको बिल्कुल एडवाइस लेनी चाहिए। तो इसमें कोई यानी पेशेंट्स को शायद फील एक नहीं करना लास्ट चाहिए। क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट बेबीज व्हिच आर द गुड फॉर्मूला पाउडर मिल्क। लैक्टोज इंटॉलरेंट के लिए एक तो मैंने बताया नैन, एंड देयर आर सम अदर आल्सो एज वेल। लेट मी हेल्प। वन इज नैन, नैन AL 110। एक है मोरिनागा, लैक्टोज फ्री और फार्मूला है वो भी। लैक्टोजन, लैक्टोज फ्री फार्मूला में भी आता है। लाइक इस तरह मुख्तलिफ कंपनीज के हैं। उसमें ये है कि लेकिन आप रिकमेंड रेकमेंड। कि आप जो है वो खुद बात कर लें, यानी कि आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, उसके बाद उसको हाँ, यूज करें तो बेहतर है जी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सही। रिकमेंडेशन बाय द डॉक्टर इज नेसेसरी। हाँ, एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वो क्वेश्चन आंसर कुछ और करना चाहें तो कर सकती हैं, और हम या तो फिर हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो थोड़ा सा अपना जो मैसेज कम्युनिटी को देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके बाद हम फीडबैक भी लेंगे अपने पार्टिसिपेंट से कि हम हमारे पार्टिसिपेंट हमें फीडबैक दें कि उनको सेशन कैसा लगा, और कोई टॉपिक वगैरह वो सजेस्ट करना चाहें जिसको इंक्लूड करना चाहें तो वो भी हम करेंगे। तो अभी क्वेश्चन आंसर कर लें, अगर किसी ने करना है अपना माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। चलें, क्वेश्चन तो हमने काफी इंटरटेन किए भी हैं, अगर और किसी ने करने होंगे तो फिर हम इनकरेज करेंगे कि वो खुद करें। मैम, तो आर्टिफिशियल लैक्टोज में सारी नीड्स पूरी हो जाती हैं बेबी की, ये आयशा पूछ रही है। बिल्कुल, उसमें बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं, सिर्फ वो चीज नहीं पाई जाती जो कि बच्चा टॉलरेट नहीं कर सकता। बिल्कुल, उसकी ग्रोथ भी बिल्कुल, अगर वो लैक्टोज फ्री प्रेपरेशन पे रहेगा तो उसकी फॉर्मूला फीड पे रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह, एंड द बेबी विल बी ग्रोइंग नॉर्मली। बिल्कुल नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट इंशाल्लाह होगी उसकी। एक चीज नुकसान पहुंचा रही है, बस वो आप ओमिट कर देते हैं उस फॉर्मूला के अंदर, बाकी सारी आप कुछ पाया जाता है। आई होप द क्वेश्चन इज आंसर्ड। जी, जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा सेशन। और बाकी सबका भी कि आप लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया। कोई फीडबैक देना चाहेगा या हमारे पैनलिस्ट से भी रिक्वेस्ट है कि वो एक दो लाइन बोलें इस सेशन के बारे में। जी अमतुल, मैं कहना चाहूँगी कि इट वाज़ वेरी फ्रूटफुल, और मुझे इन तमाम पैनलिस्ट्स को सुनकर बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर बुशरा को मैं एक मरतबा पहले भी सुन चुकी हूँ, और मैं उनकी सोच की और उनकी कोशिशों को बहुत सराहती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सा काम कर रही हैं। और आज हमारे जो यंग नए पैनलिस्ट, उनको मैंने सुना बहुत बेहतरीन अंदाज में उन्होंने अपनी महारत का अपनी जो सलाहियत है वो उजागर की।
और हमसे अपनी जो नॉलेज है वो शेयर की है। उसमें फायका है, यमुना है, तो माशाल्लाह सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू। आप जी लोग हाँ, जहाँ जहाँ thank you. जैसे जैसे काम कर थैंक यू, अल्लाह थैंक ताला यू, आपकी मदद करे। जज़ाकल्लाह। मैम शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और बिल्कुल स्पेसिफिकली शुक्रिया मैं करूँगी फाइका का और यमुना का कि उन्होंने न्यूट्रिशनिस्ट ने और साइकोलॉजिस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। और शी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से मैं बाकी पार्टिसिपेंट को भी इन्फॉर्म करूँगी कि हमारे पास ये लोग मौजूद हैं। अगर आप लोगों ने इनसे 1-to-1 कंसल्टेशन लेंगे तो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बाकी जो है वो हमारे पास फिर अदर कंसल्टेंट भी मौजूद हैं जिनमें जनरल है डॉक्टर बुशरा, और जो है वो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक शी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे 20 कंसल्टेंट्स और उनके साथ इंक्लूड है कुछ जनरल फिजिशियन भी। तो आप लोग को ये 24/7 सर्विसेज मिल सकती हैं। अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो किसी टाइम पे भी तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपको घर बैठे ना सिर्फ ओपीडी की सर्विसेज प्रोवाइड होंगी बल्कि जो है वो डोरस्टेप पे मेडिसिन भी डिलीवरी हो जाएगी। Okay, तो thank आज प्रोग्राम फिर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। शी फार्मेसी के पेजेस को जरूर लाइक कीजिए। हम लोग जो है फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पे मौजूद है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 0332177398 पे। व्हाट्सएप पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और जो है वो आपको कोई भी ज़रूरत हो, बल्कि मैं जो है वो बाकी प्रोफेशनल से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म में अभी फार्मासिस्ट आए हैं जो कि घर पे मौजूद हैं और कुछ नहीं करें, स्किल्ड हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्टर्स हैं जो कि मौजूद हैं, हमें ज्वाइन करना चाहेंगे, हमारे अपकमिंग सेशन में वो भी पैनलिस्ट के तौर पे पार्ट बन सकते हैं और कम्युनिटी को सर्व कर सकते हैं। हमारी इस मैसेज को जो है वो आप अपने सर्कल में भी स्प्रेड करें। अगर आपको प्रोग्राम पसंद आए तो अपकमिंग प्रोग्राम्स के लिए लोगों को रिकमेंड करेंगे तो वो हमारे प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाहु खैरन एवरीवन। वेलकम, जज़ाकल्लाह बहुत खैरन। शुक्रिया। अल्लाह you. हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।